नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ आपके साथ और हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, आज 4-5 खबरें हैं तो हम सबको तफसील से डिटेल में बात करने के लिए हर आधे घंटे में एक एक सेगमेंट हमने उनको दिया है। पहले बिहार की बात करेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली धमाके में जो अपडेट आ रहा है वो आपको बताएंगे, फिर पाकिस्तान में मची दहशत के बारे में आपको बताएंगे और पाकिस्तान में भी कल एक बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद वहां क्या हो रहा है और भारत पर उसकी तोहमत देने की तैयारी कैसे वहां की जा रही है वो बात भी करेंगे। ट्रंप साहब को कुछ अकल ठिकाने आई। अभी H1B पर उन्होंने बहुत कुछ किया, बोला, फीस बढ़ाई। अब वो इंटरव्यू में कहते फिर रहे हैं भाई H1B के जरिए हमको विदेशी टैलेंट तो चाहिए क्योंकि हमारे लोगों में स्किल नहीं है, टैलेंट तो नहीं है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता जो आदमी 2 साल से बेरोजगार है मैं उसको कहूँ कि वो मैंने उस फैक्ट्री से आदमी निकाल दिया, वहां जाके नौकरी कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब मतलब रियलिटी डॉन्स जिसे कहते हैं वो उनके साथ हो गया है। लेकिन ये शुरुआत करते हैं हम बिहार से, क्योंकि कल दूसरे फेज की पोलिंग हुई और एग्जिट पोल आए। उसमें त्रिपाठी जी से तो कल हमारी बात हो गई थी शाम को प्रोग्राम में, बाकी मेहमानों की राय उस पर नहीं आई है। देश के ज्यादातर सर्वे एजेंसीज के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ एक बार फिर सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। इंडिया टीवी और मेट्राइज के नंबर्स हम आपको कल दिखा चुके हैं, लगातार आप उस पर हमारा एनालिसिस भी सुन रहे हैं। मेट्राइज एग्जिट पोल में एनडीए को बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती हुई दिखाई गई है। बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए को 147 से 167 सीटें तक मिलने का अनुमान है। मतलब बिहार में एक बार फिर जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ नीतीश कुमार और मोदी की सरकार बन सकती है। महागठबंधन की बात करें तो इस सर्वे में 70 से 90 सीटों के बीच सारी ऑपोजिशन पार्टियां सिमटती हुई दिख रही हैं, जबकि बाकी पार्टियों के हिस्से में 2 से 8 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। इसमें जनसुराज भी है और असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। लेकिन सिर्फ हमारा सर्वे नहीं, क्योंकि अब एक बार जब सर्वे आ जाते हैं तो फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे कहीं भी हुई हो, किसने भी की हो, तो क्योंकि सब लोग देख लिया तो हमने सारे सर्वे निकाले और सब सर्विस का एक महापोल वो भी आपके लिए तैयार किया। जैसे इसमें चाणक्य स्ट्रैटेजीज का एक सर्वे है, इसमें एनडीए को 130 से 138 सीटें बताई गई हैं, महागठबंधन को 100 से 108, अन्य को 3 से 5 सीट। दूसरी एजेंसी है पोल स्ट्रैट, इसने बताया एनडीए 133 से 148, महागठबंधन 87 से 1 से 2। फिर पोल डायरी एक एजेंसी है, इसने तो मतलब कमाली नंबर दिए हैं। पोल डायरी के सर्वे में एनडीए को शुरुआती 184 सीट से की गई है, 184 से 209। तो जो 2010 का इलेक्शन याद दिला रहे हैं, यह सर्वे कह रहा है कि यह बिल्कुल वैसा ही है सीटों के मामले में। ऑपोजिशन की सारी पार्टियां मिलकर 32 से 49 सीट पर सिमट जाएंगी, ऐसा इसका कहना है सर्वे का। 50 सीट भी नहीं आएगी, अन्य को 1 से 5 सीट। जेवीसी एक एजेंसी है, इन्होंने एग्जिट पोल किया, इन्होंने 135 से 150 सीट दी हैं एनडीए को, महागठबंधन को 88 से 103 दी हैं और जनसुराज समेत सारी अन्य दलों को 3 से 7 सीटें। डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए। इनकी सर्वे में एनडीए को 137 से 150 सीटें, महागठबंधन को 83 से 98 और अन्य को 6 से 10 सीटें मिली हैं। अब इन सबका अगर आप एक पोल ऑफ पोल तैयार कर लें तो एक निष्कर्ष जो निकलता है सारे पोल्स का एक औसत निकालने के बाद, उसमें एनडीए की मेजॉरिटी बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देती है कि शुरुआत 145 से, अगर और कंजर्वेटिव आपको जाना है तो मिनिमम 135 ही मान लें आप। 135 से नीचे कोई इक्का दुक्का ऐसा सर्वे कोई आया जिसने बताया हो कि उससे नीचे जाएगी या क्लोज कॉन्टेस्ट होगा या क्लोज कॉन्टेस्ट में महागठबंधन आगे होगा, वरना 99% सर्वे कह रहे हैं कि इनकी सरकार बन जाएगी। और पोल ऑफ पोल्स में महागठबंधन को 77 से 92 सीटें मिलती हुई जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो ये लब्बो-लुबाब एक बार मैंने आपको दिया ताकि इस पर हम लोग बात एक बार नए सिरे से कर सकें। तो प्रोफेसर साहब, क्या कहना है आपका इस पर? कोई एक सर्वे कह रहा है कि 200 के पार भी जाएगी और एक ही मेरी नजर में ऐसा आया जो कह रहा है कि महागठबंधन की सरकार भी बन सकती है। इनके अलावा बाकी सारी एजेंसियों का मानना 135 140 से शुरुआत करेगा एनडीए। देखिए, यदि ऐसा लगता है कि अब उलट नहीं सकता है, ये अच्छा परिणाम उलटने की गुंजाइश नहीं रहती है और उलटने की एक ही संभावना दिखाई देती है यदि मुद्दे को छोड़ करके, यदि मैंने शुरू से कहा है कि अंदर में कार सेवा यदि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के अंदर नहीं हुआ होगा, जातीय कार सेवा एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुआ होगा, तो कोई पलटने का कोई सवाल नहीं होता है। भीतरघात जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो, जनसुराज का गठबंधन, जनसुराज का हो, चाहे वो आरजेडी का हो, गठबंधन अद्भुत हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था 78% तक महिलाएं निकल करके वोट कर रही हैं। अभी बताता हूं, ये मजेदार बने आंकड़े देख करके मैं हैरान था।
मैंने बिहार के चुनाव में ऐसा कभी नहीं देखा है। मैं वो believable लग रहा है आपको? 1977 से बिहार के नहीं, चुनाव को देख रहा हूं। आप मानने लायक लग रहा है वो नेता? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लोगों की संख्या इतनी है कि मतलब 5 बजे लोग अंदर घुसे हैं तो कम से कम 150-250 लोग एक एक बूथ पर घुसे हुए हैं। तो ये आंकड़ा तो बहुत आश्चर्य करने वाला है। और क्या चीज हो सकता है? इंसेंटिव ही एक, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तुरंत जो उनको बेनिफिट मिला है, मुझे लगता है इसका असर आपको दिखाई मैं देगा। सर वो बता भी दूं, वो डेटा आपने क्योंकि जिक्र कर दिया तो इस बार के इलेक्शन में जो सबसे खास है, कोई एक थीम ऐसा ओवरराइडिंग थीम जिसमें जात भी, लोकल फैक्टर भी, सबके ऊपर जो चल रही है वो है महिला वोट। इसके बारे में पूरे इलेक्शन में बात हो रही थी, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ने वो डेटा जारी किया जिसका इंतजार था। कितने पुरुषों ने वोट डाला, कितनी महिलाओं ने वोट डाला। पुरुषों का मतदान का प्रतिशत है 62.8, मतलब 100 में से 63-62 पुरुष बाहर निकला और वोट किया। महिलाओं में यह संख्या हो जाती है 71.6, मतलब 100 में से 72 महिला निकल के वोट कर रही है। पुरुषों से 8.8% ज्यादा, सिंप्लीफिकेशन के लिए 9% मान लेते हैं, मतलब 9% महिलाएं ज्यादा निकली पुरुषों से। अब एग्जैक्ट नंबर्स की अगर बात करें, क्योंकि अभी एग्जैक्ट नंबर जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो 2,46,00,000 पुरुषों ने वोट डाला और महिलाओं की संख्या है 2,51,00,000। मतलब पुरुषों की तुलना में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स में 5 लाख वोट अतिरिक्त डाले हैं महिलाओं ने। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महिला वोटर टर्नआउट ज्यादा रहता है। पिछली बार भी कोई कह रहा था 10% ज्यादा रहा, कुछ परसेंट ज्यादा रहा, इस बार भी 9-10% है। एब्सोल्यूट वोट महिलाओं का हमेशा एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुरुष वोट से नीचे रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है, पुरुष महिलाओं की संख्या ही कम है बिहार में। सौरभ, इसमें एक हिस्सा देखना पड़ेगा कि ये जो जहां पर 5 लाख वोट आ रहा है महिलाओं का, वो कौन सी सीटें हैं जहां पर पिछली बार 2,000, 2,500 और 5,000 के अंतर पे चुनाव जीता सर, वो तो जब क्या यदि संख्या वो ज्यादा रहेगी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। नहीं, पिछली बार का ट्रैक रिकॉर्ड में, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूं, यदि पिछली बार के आंकड़े में हमको आ जाता तो ये और बेहतर परिणाम बताता कि ये कहां जीत कैसे। अभी तो हमको एक औसत पे बात करनी पड़ेगी, एक जनरल ट्रेंड पे बात करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि महिला वोटरों का टर्नआउट ज्यादा होने के बाद भी आज तक कोई इलेक्शन नहीं है बिहार का जिसमें महिला वोट, एब्सोल्यूट महिला वोट ज्यादा पड़ गया हो। हमेशा वोटर जब गिनती होती है तो गिनती में लगता है कि साहब हाँ, टर्नआउट महिलाओं का ज्यादा था लेकिन नंबर ज्यादा पुरुष वोट पड़े। इस बार नंबर भी ज्यादा महिला वोट के पड़े। यह पहली बार है, ये ऐतिहासिक तथ्य, फैक्ट है। अब जो ये सर्वे हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक तो 65% महिलाओं का वोट एनडीए को गया। ये भी रिकॉर्ड होगा अगर ऐसा हुआ। 65%, आधी आबादी का 65% वोट चला जाए तो चुनाव में बचता क्या है? और महागठबंधन के पास सिर्फ 27% महिलाओं का वोट गया है। अब ये जो 27% महिलाओं का वोट गया, अब इसमें जाहिर है कुछ जब मुस्लिम महिलाओं की बात करेंगे तो वो ज्यादा गया होगा महागठबंधन को, यादव महिलाओं का वोट ज्यादा गया होगा, लेकिन उस लिहाज उतना नहीं जितना जाता रहा होगा। मत जो लोग सर्वे में पहले करने वाले बता रहे थे कि मुस्लिम महिला भी इंक्लाइंड हो सकती है, यादव महिला तो हो ही सकती है एनडीए की तरफ, तो वो कोई अतिशयोक्ति अब नहीं लग रही नंबर्स को देखते हुए। अब आपको मैं बताता हूं कि इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जल्दी से ये भी देख लेते हैं ताकि और हम लोग बात कर लेंगे। पार्टी वाइज देख लेते हैं एक बार नतीजे, जल्दी से आगे दिखा दीजिए। जेडीयू बीजेपी 101 सीट पर लड़ी थी, चिराग पासवान 29 सीट पर, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीट पर लड़ा था। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी जेडीयू का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा रहेगा। जेडीयू 67 से 65 जीत सकती है, बीजेपी जो है वो 67 से 73 जीत सकती है, 75 माफ कीजिएगा जेडीयू। चिराग पासवान 7 से 9। तो ये भी पहली बार, मतलब कुछ वर्षों में पहली बार है कि जेडीयू ज्यादा सीटें लेकर के आए। पिछले चुनाव में 43 और जेडीयू और 74 बीजेपी था। इस बार 2 सीट भी है, वो अगर सर्वे दिखा रहा है कि जेडीयू ज्यादा बीजेपी से लाएगा, तो ये भी इसके लिए हेडलाइन है। जीतन राम मांझी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 4 से 5 सीटें, आरएलएम 1 से 2 सीटें। महागठबंधन की बात करेंगे तो जेडीयू 53 से 58, इनके लिए बहुत ज्यादा डाउनस्लाइड है। पिछली बार 75 सीट थी, बेस्ट केस में इस बार 58 आ रहा है। कांग्रेस सिर्फ 10 से 12 सीट है, पिछली बार 19 सीट था। स्ट्राइक रेट में क्योंकि इस बार 10 सीट लड़ी भी कम है तो हो सकता है स्ट्राइक रेट लगभग वही हो, लेकिन पिछली बार जो आरोप लगा कि इन्होंने ही तेजस्वी यादव की रास्ता रोका, इस बार भी हो सकता है वो हो। वीआईपी 1 से 4, सीपीआई एमएल को 5 से 8, इनका नंबर डाउन हो रहा है। सीपीआई सीपीएम को 4 से 6, ये हो सकता है वहीं रहे। प्रशांत किशोर का इतना हल्ला था लेकिन कोई इंपैक्ट दिख नहीं रहा है। जन स्वराज को 1 या 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, ओवैसी साहब को भी 2 से 3 सीट। अब एक बार ये महिला वाली बात कर लें विजय जी।
64% महिला वोट अगर गया है, महिला वोट टर्नआउट और नंबर एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा पोल में, और उसका 64-65% अगर एक गठबंधन को चला जाए तो फिर तो बाकी सारे फैक्टर गायब हो गए मोटे तौर पर। और ये बात तो मतलब इसमें एक बात तो सही है कि लंबे समय से हम लोग मान रहे थे कि महिला वोट एनडीए के साथ ज़्यादा है, और ख़ासतौर से 10,000 वाली जो योजना हुई उससे भी, मैं तो उसको 10,000 से नहीं मानता, मैं 2006 से 2025 तक नीतीश कुमार की योजनाओं में महिलाओं का फोकस को टोटल करता हूँ, उसमें एड ऑन फैक्टर या ट्रिगर पॉइंट 10,000 रुपये होता है। तो बीजेपी एनडीए को महिलाओं का वोट ज़्यादा मिला, ये पहले भी हम लोग सोच रहे थे, चर्चा कर रहे थे। इतने अनुपात में, लेकिन ये मानते हैं 64-65% हो सकता है? नहीं, 50-55% तो हमेशा मिलता ही रहा ना, पिछली बार भी 50 के करीबन उनको मिला ही था, और ये 10,000 रुपये मिलने से वो ट्रिगर पॉइंट उनके लिए एक मिल गया। लेकिन जो आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट नंबर में, वो बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में 53% मेल्स वोटर है और 47% फीमेल वोटर है, तो वो उसको डिफरेंस को करने में ही एक गैप पड़ता है, और उसमें एब्सोल्यूट वोट 5 लाख मिल जाए तो 2,000 वोट एवरेज बढ़ गया पर सीट मतलब एवरेज के तौर पर देखें, बाकी तो वो उससे बहुत बड़ा फर्क वहां पर पड़ सकता है कि किस तरह से होगा। महागठबंधन को 27% मिल रहा है, इसमें मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं कि मुस्लिम महिलाओं ने और यादव महिलाओं ने भी दिया होगा, वो दिया होगा तो भी जितना ही दिया होगा, भी थोड़ा धीरे बोलिए तो नहीं, उसको भी थोड़ा अलग लगना नहीं, चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम और यादव महिलाएं और एक जगह गोल बंद हुई, तभी तो 27% वोट आ हुआ रहा है। हाँ। वो उनको दी होंगी, महागठबंधन को और दी उसमें होंगी। सीमांचल का वोट परसेंटेज देखिए ना, 73-75% वोट अजीत है। द्विवेदी जब घूम के आए थे बिहार अभी पीछे पोलिंग की फर्स्ट फेज पोलिंग से पहले, तो उन्होंने कहा था 50 में 12-13 महिला मिलती ही है जो कहती है कि एनडीए सरकार ने पैसा दिया और हम वोट कर सकते हैं। मैं जब ये डाटा देखा तो मेरे दिमाग में वो घंटी बजी। ठीक है, तो अजीत द्विवेदी जी को मिली होंगी, मुझे तो ऐसा नहीं मिल रही, कोई नहीं मिल रही, आपको मिल रही होंगी तो बट यादव फील्ड में फिर नहीं भी गए मान हैं। सकते हैं। मुस्लिम महिलाओं ने क्या देश भर में मुस्लिम महिलाओं की योजना का लाभ नहीं मिलता है? देश भर में तो मतलब ये एनालिसिस का मैं कभी उसका बेसिक तो कुछ होना चाहिए ना कि ये फाउंडेशन है इस पे। भाई देश भर में ये फेस सेविंग करना चाहते हैं कि बीजेपी को भी मुस्लिम महिलाओं का वोट मिलता है, तो ये मैं क्यों फेस बचाऊं उनका? मतलब कि जो भी लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग आपका और हमारा तो यही बात है। क्योंकि ये नंबर जितने स्टैगरिंग मतलब होगा, ये नहीं है कि 100% नहीं दिया होगा। 64% वोट मिल रहा है महिलाओं का। देखिए, अगर उसमें मैंने ये बात की कि मुमकिन है कि वो भी वोट आ रहा होगा। मुमकिन होगा, कोई ऐसा नहीं है कि 209 वाला आंकड़ा अगर आ गया तो मान लेंगे हम लोग भी भाई, नहीं, तब मान लेंगे। तब क्या करेंगे? सौरभ जी, इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ये जो 27% का है कंसोलिडेशन, वो मुस्लिम महिलाओं और यादव महिलाओं का है, और जो 65% का कंसोलिडेशन है वो अन्य का आप कंसोलिडेशन ले सकते हैं। क्योंकि ये एक बात से तो सहमत हूं मैं विजय जी से, हर्षवर्धन जी ने जिसका इशारा किया, उनको योजनाओं का लाभ मिलते रहा है लेकिन वोट नहीं करती कभी। सर, आपके फॉर्मूले में मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि फिर ये मानना पड़ेगा कि महागठबंधन को मुस्लिम और यादव महिलाओं के अलावा और महिलाओं ने वोट ही नहीं किया, तभी तो 27% मात्र दिखेगा। तो इसलिए तो मैं कह वो रहा तो हूं, हाँ नहीं किया होगा। अच्छा चलिए, अच्छा मैं आपको रिएक्शन समीर जी दिखा देता हूं एक। जैसे तेजस्वी यादव, एग्जिट पोल आए तो जाहिर है फिर एग्जिट पोल जिस पार्टी के फेवर में नहीं होते तो वो तो यही कहते हैं कि भाई सर्वे गलत होते हैं, पहले भी हो चुके हैं। फिर अब आज के लिए नया चलन चल गया है कि ये कह देते हैं कि ये माहौल बनाने के लिए होता है ताकि गड़बड़ी कर सकेंगे, और पहले ईवीएम का नाम लेते थे, आज के लिए ईवीएम का नाम नहीं लेते, तो अब कहते हैं कि अफसर लोग गड़बड़ी कर देते हैं, तो सब सावधान रहना। लेकिन राइडर के तौर पर तो कह ही सकते हैं हम लोग कि राइडर के तौर पर कहेंगे ये एग्जिट पोल है, क्योंकि बहुत सारा अनुभव भी हमारा ये रहा है। एग्जिट पोल गलत होते हैं तो कौन सी बात, बिल्कुल होते हैं। तो तेजस्वी यादव की बात सुन लीजिए एग्जिट पोल के बाद। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है सरकार के खिलाफ वोट किया है, और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे, लोग खड़े रहे वोटिंग में, और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल
मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल जो इतने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। अरे ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। आप ओपिनियन पोल के लिए कहो कि ओपिनियन पोल से वोटर प्रभावित हो सकता है, कर दो बंद, सरकार नियम बना दे, बंद कर दो, मैं मान सकता हूं। एग्जिट पोल से कैसे क्या माहौल बन जाएगा? वोट पड़ चुका है, अब आप एग्जिट पोल फर्जी एग्जिट पोल बना करके एजेंसी या चैनल अपनी भद पिटवाएगा। उनका क्रेडेंशियल डाउन होंगे ना। भाई कल कोई एग्जिट पोल गलत हो गया तो आप हमसे कहोगे कि भाई सौरभ तो ये दिखा रहा था, ऐसा हो रहा था। लोकसभा के एग्जिट पोल के बाद तो सारे डरे हुए हैं। हाँ, और ज्यादा डर के ऑब्वियसली करते हैं। कोई एजेंसी अपने ऊपर ही तौबत क्यों लेगी समीर जी? लेकिन फिर भी खैर वो और कुछ कभी कह नहीं सकते क्योंकि सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि सरकार ने हायर नहीं किया। आप सोचो नहीं, निश्चित रूप से अगर जिस तरीके से एग्जिट पोल का दिखा रहे हैं कि एक तरफा एनडीए की सरकार बन रही है, और मुझे लगता है अगर ये चुनाव परिणाम में परिवर्तित होता है तो भारत के इतिहास में तो ये ऐसा पहला चुनाव होगा कि 20 साल कोई मुख्यमंत्री रहा है, सत्ता में रहा है, और उसके बाद जब चुनाव में गया तो प्रचंड बहुमत के साथ वो वापस कर रहा है। ऐसा मुझे तो भारत के राजनीति इतिहास में नजर नहीं आ रहा कि कोई मुख्यमंत्री 20 साल रहा और 6 महीने पहले तक जिसे उसके सहयोगी दल एक बोझ मान के चल रहे थे। स्टेट भूल जाते हैं लेकिन एमपी सर एमपी में भी, अब एमपी में 20 साल लगातार नहीं रहा है, तब भी 3 साल और एमपी में तक बीजेपी नहीं, की तो पूरी सरकार थी, गठबंधन की सरकार नहीं वैसे ही है थी। यहाँ पर जैसे गठबंधन की सरकार थी। 2003 लेकिन यहाँ पर तो 2023 दूसरा कारण ये है, वहां भी 18 का ब्रेक था, यहाँ भी 18 का ब्रेक। और दूसरा कारण यह सर, शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय नेता रहे। बिहार के अंदर भी नीतीश सबसे लोकप्रिय, लेकिन 6 महीने पहले नीतीश को हटाने के लिए कि स्वास्थ्य की समस्या है, नीतीश को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे और लग रहा था कि क्या नीतीश बोझ होने वाले हैं। हाँ। उसके बाद नीतीश कुमार ने जो 360 डिग्री अपने आप को चेंज किया है, रैलियां की, 84 ज्यादा रैलियां की, और आज ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से बड़ी पार्टी बनकर निकलने की स्थिति में आ रहे हैं। अगर एग्जिट पोल को देखें कि बीजेपी तो सीटें जहां वहां के वहां रहेंगी, लेकिन नीतीश कुमार 43 से लेकर 63 सीटों तक जा सकते हैं अगर 20 सीटों व्यक्ति बढ़ा रहा है। तो मुझे लग रहा है सिर्फ ये महिलाओं का वोट मान लेना। आज प्रभात खबर ने बहुत अच्छी खबर की पटना से, उन्होंने कहा कि भाई पहले फेज का जो वोटिंग हुआ था 121 सीटों पे, उसमें से 56 सीटें ऐसी है जहां पर महिला वोटर्स ने ज्यादा वोटिंग की है, 56 विधानसभा सीटों में, बाकी पे पुरुषों की ज्यादा वोटिंग रही है। और उस खबर में उन्होंने यह भी लिखा है कि भाई यादव और जो मुस्लिम वोटर्स है वो तो सब आरजेडी के साथ जुड़े हुए, युवा वोटर जो है इसमें से एक बड़ा वर्ग प्रशांत किशोर के पास जाता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार का वोट बैंक जो स्थिर था वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है अगर इतनी सीटें अगर आ रही है तो सिर्फ महिलाओं के वोट बढ़ने से नहीं आएगी। मैं तो सीट छोड़िए, वोट बता देता हूं। अगर 48% वोट बताया है हमारे मेट्राइज के सर्वे में एनडीए के लिए, तो 48% में केवल महिला वोटर के दम पर तो 37 से 48 नहीं होगा, मुश्किल है। सबका ही मिला होगा सर, इसका मतलब पुरुषों का भी वोट इस बार निश्चित रूप से हिस्सा है ना, निश्चित रूप से पुरुषों का भी मिला होगा, युवाओं का मिला होगा, जाति का वोट मिला होगा। मुझे लग रहा है सारे वोट नीतीश को एक तरफा, बीजेपी और नीतीश गठबंधन को एक तरफा मिले। अक्रॉस द कास्ट का देखो, एक जाति का देखो, युवा महिला सब ने वोट किया होगा, तब इतना सबसे मजेदार रिएक्शन या इंटरेस्टिंग कहूंगा, मजेदार छोड़िए, राशिद अली जी का। कांग्रेस के नेता हैं, बहुत एक्टिव नहीं हैं, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैं तो मान रहा हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी। ये एनडीए की सरकार बनेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में हम देख चुके हैं, माहौल किसी के भी पक्ष में हो, सरकार मोदी जी की बनती है। एग्जिट पोल कभी सही नहीं होते। हरियाणा में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है। मैं मानता हूं सरकार एनडीए की बनेगी, और इसलिए बनेगी कि उन्होंने अपने सारे इंतजाम करके रखे हैं। मुझे बताया गया है हरियाणा से लोग पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, यूपी से पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, और इसके अलावा वहां के अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मदद की है। भाई खुल के नहीं कह रहे हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि चोरी की है। इंतजाम शब्द इन्होंने उठाया है वो नायब सिंह सैनी वाली उनके बयान से, हरियाणा इलेक्शन वाले से। तो वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बन जाएगी, हम भी मान लेते हैं, लेकिन चोरी से बना रहे हैं। नहीं, एक तो सबसे पहले है कि भाई ठीक है, महिलाएं हर जगह बहुत आगे हैं, लेकिन पुरुषों को एकदम गिनना ही बंद कर दीजिए, ये थोड़ा अनुचित है। ठीक है, महिलाएं वोट दे रही हैं, और चूंकि महिलाएं इस तरह से लाउड नहीं होती थी, उनका जो आवाज आती थी वोट की इतनी तेज नहीं सुनाई देती थी। 2017 जब से उज्ज्वला वाला पता चला तो सब महिला करने लगे, तो इसलिए हो रहा, वरना वोट तो पहले भी देती थी।
दूसरा क्या है कि चूंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति में ऐसे नेता हैं कि इंदिरा गांधी को कभी महिला समर्थक नेता के तौर पर नहीं देखा गया, कभी नहीं देखा गया, जबकि वो बहुत ताकतवर शक्तिशाली नेता थी। जयललिता को कभी महिला समर्थक नेता के तौर पर नहीं देखा गया। मायावती को कभी महिला मतलब इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लोग विरोधी थी, लेकिन जो छवि बनती वो नहीं बन पाई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की छवि ही यही है कि भैया हर योजना इनकी कहां से शुरू होती है तो महिला देख के करते हैं, और वो याद भी है, चाहे 2005। हाँ, शिवराज सिंह चौहान भी उस मामले में बाद में उस कतार में शामिल हुए। अब बिहार के चुनाव में चूंकि हम लोग कई चीजें गिनते हैं, तो पहले साइकिल से गिनना शुरू करें, उसमें शराबबंदी शामिल कर लें, उसमें जीविका दीदी शामिल कर लें, और मैं वो आंकड़ा देख रहा था जो वोट परसेंटेज वाला है, तो वोट परसेंटेज में भी नीचे एक है फेज वाइज डिटेल्स में नीचे, तो जीविका दीदी वॉलंटियर्स 1,80,000। तो 1,80,000 जीविका दीदियां वो वोट कराने में भी रही, तो यानी वहां भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब आप इतनी बात करते तो किसी को लगता है कि अरे भाई हमारा एम्पावरमेंट अब हो गया, यानी हम ड्राइविंग सीट पर हैं। तो जब आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो फिर थोड़ा गाड़ी तो आप अपने लिहाज से थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा तेज रफ्तार बढ़ाते ही। मुझे लगता है बिहार उस तरफ गया है, और चूंकि जब राशिद अल्वी जी जैसे लोग बोलते हैं या कोई भी जब बोलता है तो उसमें उनका भी ठीक है भाई, वो तो राजनीति कर रहे हैं तो क्या करें, पहले ही दिन हार मान लें, सरेंडर कर ठीक बात है, अब उनका तो तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव लॉक हो चुका है, जो हम लोग पहले से भी चर्चा करते रहे। हाँ, एक जरूर है जो बार बार हम भी कह रहे हैं, जो अभी प्रोफेसर साहब ने आशंका जताई कि क्या अंदर लत्ती मारने का खेल तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर वो जब देखते हैं तो लगता है कि उधर तो लत्ती क्या, उधर तो अंदर क्या, उधर तो राह चलते खुलेआम मारे राहुल और तेजस्वी एक दूसरे को। तो मुझे नहीं लगता कोई परिणाम पलटने वाला। एक बयान आपको और सुना देता हूं मैं, गिरिराज सिंह जी का है। कांग्रेस ने क्या कहा आपने सुन लिया, तेजस्वी क्या बोले वो सुन लिया। गिरिराज सिंह ने कहा 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा क्योंकि महिलाओं ने इस बार बंपर वोट दिया है, और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, विपक्ष मनपुआ पका रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को तो शर्म से मर जाना चाहिए, 30 चुनाव हार चुके हैं। 2010 से मैं डे 1 से कह रहा हूं अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा, क्योंकि महिलाओं में जिस ढंग का एक उत्साह था सरकार के प्रति, तो ये आने वाले दिन में, और अपोजिशन जहां तक है मनपुआ पका रहा है, अपने मन से पकाना भी चाहिए। राहुल और गांधी को तो डूब करके मर जाना चाहिए। 30 चुनाव हार चुके, अभी भी थेथरोलॉजी का हद है। फिर चुनाव जीत जाएंगे तो राहुल गांधी, हार गए तो चुनाव आयोग, ईवीएम, फिर ये रोएंगे। फिर मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी, तेजस्वी, ये सब मुखालपत में है लालू यादव। देखें तो ये उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तो डूब मरना चाहिए, इतने चुनाव हार चुके। वैसे आज ये भी मेरे कहीं कंफर्मेशन तो नहीं देखा, लेकिन 2-3 पत्रकारों का देख रहा था पोस्ट, राहुल गांधी शायद मस्कट चले गए हैं और माफ कीजिएगा प्रियंका गांधी शायद न्यूयॉर्क चली गई। कल से तो इलेक्शन खत्म हो गया, अब इसमें क्या है, जब इलेक्शन के दौरान 14 वो का जा भी इंतजार सकते नहीं करना हैं। उन्हें। नहीं, 14 में वो क्या करेंगे, इसमें गड़बड़ करनी है तो बीजेपी वालों को करनी है, उनको तो कुछ करना नहीं है। पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर खुल के भाई, पूछ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी, लेकिन वो तो जब चुनाव के दौरान भी चले गए थे, अब तो चुनाव खत्म ही हो गया है। लॉजिक तो आपकी ठीक होता है सर। नहीं, चुनाव खत्म हो गया, अब उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि अगर बात सच है तो गजब है, गजब बात है, बिल्कुल गजब बात। लेकिन एक अच्छा नतीजा नहीं, अरे आप हारोगे भी, आप हारोगे भी अगर अपने साथी का हाथ पकड़ने के लिए तो खड़ा होना चाहिए। गजब नहीं है, ये कांग्रेस के नेतृत्व पर एक गंदी टिप्पणी है। मैं फिर इसे दोहरा रहा हूं, ये भद्दी टिप्पणी है कि जब आपका काडर जो है वहां पर लड़ रहा है, वोट के लिए लड़ रहा है, उसका नेता अयासी करने के लिए चला जा रहा है। वर्कर तो है, किसका काडर? कांग्रेस का वर्कर तो है, कोई भी वर्कर लड़ कहां रहा है? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वर्कर लेकिन जो अच्छा है लगा वो कि आप जमीन पर गिरिराज काम जी नहीं थोड़ा कर सा रहा खुश हैं है। आज। अरे 19 सीट ही जीत करके लाता है, कौन लाता है? क्या राहुल गांधी के कारण प्रोफेसर आता साहब, है? गिरिराज जी थोड़ा सा खुश हैं आप? लेकिन विजय जी ने सौरभ जी के लिए कहा था, आप तो सर प्रोफेसर साहब हैं तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मासूम लग रहे हैं सर आप आज मासूम। मतलब ये आपको देखिए, बात हैरानी की नहीं है, मतलब मैं तो फिर भी हो जाता हूं सर, अभी भी हैरान, क्योंकि मुझे आप लगता हैं है कि मासूम भाई अब भी।
तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उनको ये मालूम है एहसास हो नहीं, कि वो किस पद पर हैं। सौरभ आप एक टिप्पणी जरूर कुछ तो कर गंभीरता दूं। सौरभ दिखती है। एक बल्कि टिप्पणी मैं मैं कर इसको दूं। दूसरे एक बात ले तरीके लूं। मैं इसको दूसरे हाँ, तरीके से मुझे देखता हूं सर कि मुझे हारने लगता के है बाद सर- तो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। जरूरी निश्चित रूप से कल वोटिंग होने के बाद राहुल गांधी के तो आज बिहार के नेताओं के साथ बैठक करना थी कि वोटिंग कैसी हुई, हमारी कितने सीटें आने वाली, हमारा गठबंधन कैसा रहा, क्या है क्या नहीं, इसकी आपको समीक्षा तो करोगे ना आप बैठ के। अमित शाह यहाँ बैठ के समीक्षा कर रहे हैं, आज रात को प्रधानमंत्री उनके पास ने कहाँ बैठक बुलाई है अमित शाह के पास। बीजेपी के नेताओं के साथ, वो अपने घर पर बैठक कर रहे हैं भूटान से लौटने के बाद। तो पीएम बैठक कर रहे हैं, अमित शाह बैठक कर रहे हैं, नड्डा जी फीडबैक ले रहे हैं, और आप उसके नहीं हो, आप बाद- देश और के आप बाहर। विदेश के अंदर जा रहे नहीं भाई, हो। तो तो ये अमित बता दें शाह- आपके चुनाव सर, को बहुत लेकर शाह में बोल कितने दीजिए, गंभीरता मैं से सिर्फ हुआ। इतना बता रहा हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े हेलीकॉप्टर से जाते थे और उसको सोशल मीडिया पे डालते थे तो कार्यकर्ताओं में गलत रिएक्शन पैदा होता था। कि अब मैं आपको दिल्ली में जो ये ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, इसमें 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक के अपडेट के मुताबिक, और ये 14 साल के बाद दिल्ली के अंदर इस किस्म का कोई वाकया हुआ था मोदी सरकार में तो पहली बार। और इसमें जो अभी एक बात नहीं पूरी तरह डिकोड हुई है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग थी या उससे गलती से एक अनस्टेबल बॉम्ब जो था वो अपने आप फट गया पैनिक में। आगे हम बात करेंगे तो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। एक सबसे पहले मैं आपको एक जो अभी की जानकारी है वो दे देता हूं कि रीसेंट अपडेट ये है कि सुरक्षा एजेंसियां 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की तलाश अभी भी कर रही हैं। 300 केजीज 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी उनको लगता है कि इन लोगों ने कहीं शायद छुपाया हुआ हो। फरीदाबाद से लेकर लखनऊ और जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ रेड चल रही हैं। कई एजेंसियां और कई राज्यों की पुलिस इसमें लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के खास तौर पर कई जिलों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है और सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता जानकारी इस बात की है कि इन आतंकवादियों के पास 3200 किलो एक्सप्लोजिव था, 3200 किलो, जिसमें से 2900 किलो बरामद हो चुका है, लेकिन 300 केजीज एक्सप्लोजिव अभी भी बाकी है जो नहीं मिला। इसमें वो भी जोड़ लीजिए जो इस्तेमाल हुआ इस बॉम्बिंग के अंदर, उसके अलग, उससे अलग 300 किलो होना चाहिए। इसकी तलाश में देश के कई हिस्सों में हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जो जितने आतंकवादी डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, ये सारा इतना इन्होंने असला, इतना विस्फोटक कहां से जमा किया, तो अब जो कुछ जानकारियां हैं उसके मुताबिक ये बांग्लादेश के रास्ते जाता था पहले नेपाल, और नेपाल के जरिए आता था हिंदुस्तान। किसी फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट चोरी किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, इसका दूसरा उपयोग ये आतंकवादी इस तरीके से करते हैं। तो हो सकता है कि किसी कंपनी ने इंपोर्ट किया हो या कहीं से ऑर्डर किया हो और उसका स्टॉक चोरी किया इन लोगों ने और इनके पास कुल 3200 केजी की खेप हिंदुस्तान में आई, जिसमें से 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी रिकवर नहीं हो पाया है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था। अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो जांच चल रही है उसमें कई अहम बातें निकल के आ रही हैं। लेटेस्ट जानकारी जो है वो ये भी है कि डॉक्टर्स का ये टेरर नेटवर्क इसी साल 26 जनवरी को कोई बड़ा कांड और बड़ा धमाका करने का इरादा रखता था। 26 जनवरी पर हमले को लेकर प्लानिंग करीब 1 साल से ये लोग कर रहे थे। मतलब पिछला पूरा साल इन्होंने इसको लेकर प्लान किया कि 2025 जनवरी में 26 जनवरी पर हम दिल्ली में कुछ हमला करेंगे। जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की इन डॉक्टर्स ने रेकी भी की है। इसमें डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आ रहा है। 26 जनवरी को बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश का खुलासा खुद फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर ही कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर मुजम्मिल जो सहारनपुर से पकड़ा गया था। इस डॉक्टर ने बताया, वैसे तो मेरा मन ही नहीं करता इनको डॉक्टर बोलने का सर, क्या करें, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन खैर ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद भी इनके दिमाग में ये था। ठीक है, तो आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में ये बताया है कि उसने उमर के साथ लाल किले की रेकी भी की थी। मुजम्मिल के फोन का जो डेटा डंप लिया गया है उससे ये सब कुछ पता चला। उसके मुताबिक दोनों ने रेड फोर्ट की रेकी जनवरी महीने में इस बार कर ली थी। अब पूछताछ में जांच एजेंसीज को ये लोग बता रहे हैं कि 26 जनवरी का लाल किले को टारगेट करने का इनका इरादा था, लेकिन जब ये कामयाब नहीं हुए तो फिर उन्होंने दिवाली तक इंतजार करने का सोचा कि हम दिवाली पर भीड़ भाड़ वाली जगह को निशाना बनाएंगे, लेकिन वो प्लान भी फेल हो गया। और आखिरकार फिर 10 नवंबर की शाम को करीब 7 बजे उमर ने यह ब्लास्ट किया, लेकिन ये प्लान्ड ब्लास्ट नहीं था, ऐसा कुछ सोर्सेस का कहना है। यह सब कुछ पैनिक में हुआ, क्योंकि जो उसकी वजह इस निष्कर्ष पर पहुंचने की एजेंसियों की यह है, इस विस्फोट के बाद ना छर्रे मिले, ना कोई मेटल के टुकड़े मिले जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये तो उसी दिन से लगातार बात हो रही है, 10 तारीख से ही। और दूसरा ये कि एजेंसी से कह रहे हैं कि अगर इसको मान लें कि ये सुसाइड बॉम्बिंग है और इसके पास एक आईईडी था जो इसको ब्लास्ट करना था, तो चलती गाड़ी में नहीं करेगा,
या तो गाड़ी को जो है किसी टक्कर मारेगा कहीं पर, जहां पुलिस के लोग हो या जो भीड़ भाड़ की जगह हो वहां पर सीधे किसी निशाने पर जाएगा और भिड़ जाएगा, या फिर गाड़ी रोकेगा एक जगह पर जहां मैक्सिमम कैजुअलिटी हो भीड़ भाड़ के बीच में जाकर के और वहां ब्लास्ट करेगा। अब इसको कोई पार्किंग का डर तो था नहीं भाई, इसका अगर सुसाइड बॉम्बर है तो उसको तो बस कहीं भी जाके गाड़ी खड़ी करके और ट्रिगर दबाना था। वो चलती गाड़ी में, स्लो मूविंग गाड़ी में रेड लाइट पे करेगा सुसाइड बॉम्बिंग, इस पर एजेंसियों को पूरा एतबार इस बात पे नहीं है। फिर भी वो हर लिहाज से इसकी जांच कर रही हैं। तो ये एक बड़ा मतलब उनका ध्यान इस बात पर जा रहा है, उनका निष्कर्ष इस बात पर जा रहा है कि हो सकता है ये पैनिक में किया इसने, क्योंकि इसके साथ ही पकड़े गए थे। फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था और पुलिस को यह मालूम था कि डॉक्टर उमर फरार है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, ऐसा नहीं है कि ये रडार से गायब हो गया था, ये इसकी तलाश जारी थी। उसी पैनिक में उसने उसी शाम जिस दिन फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, फरीदाबाद की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसने शाम को लाल किले जाकर के क्या तो किसी के निर्देश पर यह विस्फोटक कहीं और ले जाना चाह रहा था और गलती से एक अनस्टेबल बॉम्ब वो डेटोनेट हो गया और वो फट गया और उसमें ये जो एक कैजुअलिटी हुई है। अब दिल्ली ब्लास्ट में इस वक्त एक और खबर हमें मिल रही है कि उमर और मुजम्मिल ने तुर्की की यात्रा भी की थी और जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से ये लोग मिले थे। उमर और मुजम्मिल दोनों के पासपोर्ट में तुर्की का स्टैंप है। अब तुर्की भी आ गया, देखिए इस पूरी कहानी के अंदर। विजय जी, कि जो जानकारी मुझे भारत सरकार के जो हाई ऑफिशियल्स हैं इस बारे में, वो 2-3 चीज़ें मिली। एक तो ये जिस पर हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि एक्ट ऑफ टेरर को लेकर, तो सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक जो अनाउंस नहीं किया एक्ट ऑफ टेरर, वो उसकी वजह ये मानते हैं कि ये मतलब प्लान्ड वे का एक्सप्लोजन नहीं है, वो पैनिक अटैक के तौर पर है और पैनिक अटैक बम ब्लास्ट को टेरर अटैक नहीं माना जा सकता। मतलब जो भी उनके गाइडलाइंस होती है या जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें पहली बात ये पैनिक अटैक है। उन्होंने कहा कि भाई पुलिस या जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी पकड़ में वो आने वाला था उससे पहले वो हो गया गलती से। प्लान्ड अटैक नहीं माना सरकार ने अभी तक, इसलिए सरकार ने अभी तक इसको एक्ट ऑफ टेरर के तौर पे नहीं कहा। लेकिन आज शाम को 3:30 बजे प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसके बाद 4:30 बजे के करीबन जो होम मिनिस्टर हैं वो और NSA डोवाल साहब वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं। उसके बाद 5-5:30 बजे NSA और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है। उसके बाद सुनी थी ना, उसके बाद CCS है और उसमें तय होगा कि आगे की क्या रास्ता अपनाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। ये सारा प्रोसेस अभी चल रहा है, इसमें ये सारी बात है। लेकिन जो बात हम लोग कल कर रहे थे उसी पर उन्होंने कहा कि भाई ये पैनिक बम ब्लास्ट है, पैनिक के तौर पर ब्लास्ट किया गया इसको, क्योंकि आप कह भी देंगे एक्ट ऑफ टेरर तो उसको एक पैरामीटर्स के तौर पर आपको प्रूव वो सर आगे बात करते हैं। मतलब हाँ इतना तो है कि या पैनिक मतलब इसने हड़बड़ी में इन्होंने सोचा है, उमर ने सोचा कि भाई अब मुझे कहीं तो इसको करना ही पड़ेगा, हाँ। तो इसने लाल किले पे कर दिया, या ये यूज करना ही नहीं चाहता था और वो गलती से हो गया, ये भी हो सकता था। ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि वो 10 तारीख का दिन और लाल किला ये इनकी लिस्ट, इनका प्लान नहीं था उस रोज वहां पर जाकर करने का, ये क्लियर है क्योंकि बाकी लोग पकड़े जा चुके थे। अब दिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से इसकी सारी ट्रेल पकड़ लेना चाहती हैं कि देश में आतंक का ये नया सेंटर जो है, खासकर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैसे बन गई भाई। आप भी सोचिए, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल की पढ़ाई होती है, वहां से 4-5 डॉक्टर जो हैं ये आतंकवादी निकल आए। अब ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूं, सबूत लेने के लिए वहां से, और क्या इनके नेटवर्क में और लोग थे यूनिवर्सिटी के। रोजाना वहां पर जाकर के एजेंसियों की तफ्तीश होती है, वहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से लेकर वहां पर जो स्टाफ एम्प्लॉयड है सब जांच एजेंसियों के रडार में है। बहुत से लोग सस्पेक्ट हैं, कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। इनफैक्ट 10 स्टूडेंट्स से अभी भी पूछताछ चल रही है वहां के, और सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं यहां पर पढ़ने वाले, इनके पास अपनी कार है, अपनी कार से आते हैं। ये दिल्ली को दहलाने के लिए जिस कार का धमाके में इस्तेमाल किया गया था, उससे धमाके से पहले 11 दिन तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये गाड़ी खड़ी रही थी। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर घबराहट में कार को लेकर के दिल्ली आ गया था और उसी दिन जो है ये धमाका हुआ। अब मुझे तो कल किसी ने यह भी बताया कि इस यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में कश्मीर से आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं, 250 से ज्यादा। इसमें एक लाइन जोड़ दो, आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, एक लाइन जोड़ देता हूं कि जो एजेंसीज को ये सारा जो सूत्र मिला, कनेक्ट मिला, जो आपने कश्मीर की बात की ना, इसीलिए कि 21 दिन पहले वहां पर कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर लगाए गए, बिल्कुल, तो उसी से कनेक्ट अभी वो सारी कहानी बताऊंगा सर। फरीदाबाद तक एक्चुअली आज हम लोग एक कैरेक्टर की बात करना चाहते हैं क्योंकि सबका एक बहुत अहम रोल मतलब है वो जानकारी। लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या
कश्मीर से एक्चुअली देखिए, कश्मीर में से जितने बच्चे बाहर देश में पढ़ने आते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, मैनेजमेंट की करें या डॉक्टरी की करें, एक उसमें एक चीज दिखाई देती है कॉमन, क्योंकि वो लोग हैं वो और राज्यों के अंदर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत सी जगह आपको ऐसा मिलेगा कि किसी एक इंस्टीट्यूट में या किसी एक यूनिवर्सिटी में कश्मीर के एक रीजन के बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएं। वो उनके माँ बाप को लगता होगा कि भाई हमारे आस पड़ोस के जान पहचान के बच्चे हैं, ये 4-5 लोग हैं सेम कल्चर के, ये एक साथ पढ़ेंगे तो ठीक है, ये मैं मान सकता हूं इस बात को। मगर ये इस यूनिवर्सिटी को ये सारे डॉक्टर क्यों चुन रहे थे? ये सारे डॉक्टर पढ़े हुए कश्मीर के थे, ये आप अंदाजा लगाएं, सब कश्मीर के पढ़े हुए लोग थे। और ये पिछले 3-4 साल में सब लोगों ने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चुना? ये कहीं भी काम कर सकते थे। ये सब एक दूसरे को जानते थे, पहले से स्टूडेंट लाइफ से जानते थे कुछ लोग तो, और उसके बाद नौकरी कश्मीर छोड़ के फरीदाबाद के इसी अस्पताल में नौकरी करने के लिए क्यों आ रहे थे? कहीं भी हो सकते थे। मान लीजिए कि इनको आतंकवादी ही बनना था, तय था कि इनको कुछ हमला करना है, वाई फरीदाबाद एंड फरीदाबाद बेबी, वाई ओनली दिस प्लेस? ये सवाल तो है ना त्रिपाठी जी। देखिए, ये सवाल बड़ा है और पता नहीं, हो सकता है कि वो बड़े मासूम व्यक्ति हों, बहुत नेक नियत व्यक्ति हों, लेकिन जवाद सिद्दीकी जो इसके चेयरमैन हैं, उनसे अभी तक पूछताछ की या उनके बारे में किसी जानकारी की मैंने अब तक कोई खबर नहीं सुनी है। न तो मीडिया में उस तरह से वो आया है, और न ही जो एजेंसीज हैं जो कहते हैं ना कि कुछ ऑफलाइन ब्रीफिंग होती है, तो उसमें भी उनका नाम नहीं आया है। ये थोड़ी चिंता की बात है। आपने जो सवाल पूछा बड़ा रोचक है, और उसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, कमाल की बात यह है कि इसको AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया, इसके एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था। जो कश्मीर से आप कह रहे हैं कि कश्मीर से क्यों ज्यादा लोग आए, तो AMU और जामिया मिलिया उसके विकल्प के तौर पर इसको प्रस्तुत किया जाता था। जो डॉक्टर शाहीन हैं, इनके बारे में तो मतलब जो पता चला, ये सचमुच चिंता की बात है। किसी ने बताया कि ये जो हिंदू लड़कियां थीं, उनको मुस्लिम लड़कों के संपर्क में मिलाती थी। डॉक्टर शाहीन, जो फीमेल डॉक्टर हैं, टेररिस्ट है, उनका तलाक भी हो गया है। वो मेरे ख्याल से वो भी आपने देखा होगा, उनके पति भी कह रहे हैं कि चूंकि विदेश जाना चाहती थी, इनके 2 बच्चे भी हैं जैसा उनके पति बता रहे हैं। उन लड़कों, मुस्लिम लड़कों से वो मिलाती थी और प्रयास करती थी ये बताने का कि देखो ईमान की बात है, इस्लाम क्या है, मुसलमान कैसे है। और इनका जो अपने पति से तलाक हुआ, उसकी भी बड़ी वजह ये रही कि ये उस तरफ मुड़ गई। इनके पति कानपुर में है, कानपुर की जो पुलिस है वो भी जांच कर रही है, पता कर रही है कि क्या कुछ है। तो एक तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी ऐसे जो रेडिकल इस्लामिस्ट लोग थे उनका एक अड्डा बना। जम्मू कश्मीर और विशेष करके उसमें साउथ कश्मीर, जहां बुरहान वानी हुआ, जहां दूसरे लोग हुए, जो एक समय में कहा जाता था कि भाई क्यों शिक्षक के बच्चे के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, उस जगह से फिर से ये कोशिश की गई। पिछले कुछ समय से 2 साल मोटा मोटा कहा जा रहा है कि ये फिर से खड़ा किया गया, क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 के बाद 370 के बाद सब कुछ खत्म हुआ, तो सारे अलगाववादी ढांचे ध्वस्त हो गए। ठीक है, इनके पास मस्जिदें भी बैठने के लिए नहीं रही, तो इनको लगा कि कहां और बैठना चाहिए। तो जो कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे लोग मीटिंग भी यूनिवर्सिटी में करते थे, यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी में करते थे। उसकी एक बड़ी वजह ये और थी कि दिल्ली NCR में फरीदाबाद पर उस तरह से लोगों का ध्यान नहीं था। यहां वो यूनिवर्सिटी है, आसपास में वो सेंटर है, तो ओवरऑल दिल्ली के बगल में है, दिल्ली के बगल में है। तो तीनों चारों वजह थी जिसकी वजह से बट ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, मतलब एक्रेडिटेड UGC से मान्यता प्राप्त सब कुछ है। हरियाणा का प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट से है ये। अच्छा। और UGC से है, इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ और अब वहां ढेर सारे कोर्सेज चलते हैं। हालांकि पता नहीं, मतलब मैं भी फरीदाबाद जाते हुए कभी आज तक ध्यान ही भी नहीं आया कोई अल्फला यूनिवर्सिटी भी। अच्छा, ठीक है सर। 2006 में शायद ये यूनिवर्सिटी आई, और कांग्रेस में जब हुड्डा की सरकार थी तब ये जाकर के यूनिवर्सिटी एक्ट, विधिवत विधानसभा में जो एक्ट पास हुआ था उसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी आई थी, और UGC ने इसे 2015 में उसको स्वीकार किया था, यानी रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, ओके सर। अब जो बात अभी विजय जी कह रहे थे ना, ये बात कई बार हम लोग कल से बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बता जाने क्या गुजरता भारत के ऊपर अगर अक्टूबर में श्रीनगर के नौगाम में कुछ पोस्टर जो चिपकाए गए थे उस पर वहां की पुलिस का ध्यान न जाता। ये पोस्टर जैश ए मोहम्मद के समर्थन में लग रहे थे, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था, बड़ी सामान्य बात थी, खासकर 2019 से पहले तो। लेकिन फिर भी श्रीनगर के SSP जो हैं चक्रवर्ती साहब, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। इसमें वहाँ के एक CID के जो इंचार्ज हैं उनका भी नाम लिया जा रहा है कि इन 2 लोगों ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया कि भाई ये फिनोमेना ऑल्दो कोई रेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 2019 से पहले होता था। 2019 के बाद बंद हो गया था ये सिलसिला पोस्टर वगैरह लगने का।
ये दोबारा कर रहा है कौन, तो इसको ढूंढो इन लड़कों को। इसके बाद ये परतें खुली। मैं ये बार बार बात इसलिए कह रहा हूं कि ये इग्नोर भी कर देता है उस वक्त कोई, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट उन जिम्मेदार अफसरों ने इसको इग्नोर नहीं किया, जम्मू कश्मीर पुलिस के। और फिर उन लड़कों को सीसीटीवी से पहचाना गया, उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा साहब हमको तो पैसे दिए थे, तो किसने दिए थे? इमाम साहब ने कहा था। कौन इमाम है? फिर इमाम के पास पहुंचे, ये इमाम है इरफान अहमद, और ये इरफान अहमद ही है की पर्सन। ये तो डॉक्टर यहां पर हमको दिख रहा है कि इन लोगों ने किया, क्योंकि ये करने वाले हैं। ये वो आदमी है जिन्होंने इन डॉक्टरों के मन में जहर भरा, जिन्होंने इनको जिहादी बनाया, आतंकवादी बनाया, और ये मेडिकल स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करने वाला आदमी था। इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। 7 लोगों जो टोटल अरेस्ट हुए उसमें ये भी है। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर ये पहले काम कर चुका था, इसलिए इन डॉक्टर्स के संपर्क में आया। तो ये एसएसपी ने इस बात को पकड़ा, इमाम तक पहुंचे, इमाम ने इनको पहुंचाया आदिल तक, सहारनपुर में जो पकड़ा गया था। वहां से फिर मुजम्मिल से फिर शाहीन जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और फिर फाइनली उमर को ये लोग ढूंढने लगे, लेकिन तब तक उमर ने धमाका कर दिया था। तो ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि 12 जाने गई हैं, लेकिन जाने सैकड़ों लाशें बिछ जाती अगर ये कामयाब हो जाते, अगर उस पोस्टर की घटना को उन पुलिस वालों ने गंभीरता से ना लिया हो। दरअसल 4 अक्टूबर को डॉक्टर आदिल की शादी हुई थी सर, 4 अक्टूबर को। और 4 अक्टूबर को आदिल की शादी के अंदर ये सारा ग्रुप मिला था, और उन्होंने यहाँ से प्लानिंग की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर में फिर से जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाना है, और आदिल ने इसकी जिम्मेदारी उठाई थी पोस्टर लगाने की। 4 अक्टूबर को उसकी शादी होती है, उसके बाद उसकी तैयारी करता है, और जब तमाम तरह के जब पोस्टर लगते हैं और जब पोस्टर के सीसीटीवी खंगाले जाते हैं कि भाई कौन व्यक्ति वहाँ दिख रहा है, तो वहाँ से खबर लगती है, फिर आदिल अरेस्ट होता है। तो ये पूरा जो नेटवर्क जो जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसी ने फाइंड आउट करा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो ये मेडिकल कॉलेज फल-ए-आयात जो कॉलेज है, इस कॉलेज की इतनी बड़ी इसकी कॉन्स्पिरेसी निकल रही है कि कॉलेज इतना इन्वॉल्व था कि यहाँ स्टूडेंट पढ़े, कॉलेज के लेबोरेटरी को इस्तेमाल किया गया, कॉलेज के अंदर बैठकें होती थी, कॉलेज के अंदर सारी योजनाएं बनती थी। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि इस कॉलेज का लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। जो कॉलेज इतना बड़ा व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल को ट्रेनिंग दे रहा था, वहाँ बैठ के हो रही थी, वहाँ से डॉक्टर पढ़ के निकल रहे हैं, और अभी तो ये डॉक्टर जो 8 पकड़ाई में आए सिर्फ वही डॉक्टर है। हो सकता है कहीं और डॉक्टर जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर स्टूडेंट, उनका माइंड ब्रेन वॉश कर दिया गया हो, वहाँ पर हो कोई और बैठक की गई हो, कुछ और लोग वहाँ जुड़े हो, क्या उनके हॉस्टल में जो कॉलेज का हॉस्टल है वहाँ इस मानसिकता के लोग रह रहे हैं, वहाँ ऐसी क्या सामग्री है। तो मुझे लग रहा है इसकी बहुत गहराई से जांच होना चाहिए, और सिर्फ ये एक जो कॉलेज है कि यही 4 लोग नहीं और नहीं, बिल्कुल 400 लोग होंगे जो जुड़े होंगे, कहीं और नेटवर्क जुड़ा होगा, कहीं और कॉलेज भी जुड़े होंगे इस तरह के। ये अकेला कॉलेज नहीं है फरीदाबाद का। भाई जैसे ये जो आदिल था, मैं आपकी बात सहमत हूं, ये आदिल जो था व्यक्ति, अभी इसके बारे में बताया बड़ी बात जो सहारनपुर से पकड़ा गया। आप सोचिए ना, कश्मीर का लड़का नौकरी कर रहा है अच्छी खासी, क्यों गया है सहारनपुर प्रैक्टिस करने के लिए? ऑब्वियसली ये यूपी में जाकर के कुछ एक नेटवर्क बनाना चाहता होगा अपना। उससे बड़ी बात क्या कॉलेज का मैनेजमेंट इसमें शामिल है या नहीं है, ट्रस्ट के लोग शामिल हैं या नहीं है। 70 एकड़ में वो यूनिवर्सिटी है, और कोई बहुत वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो है, वो गांव है, उसके पास से यूनिवर्सिटी खड़ी की गई है। मजेदार बात है कि इतने दिल्ली से कोई बहुत दूर तो है नहीं फरीदाबाद, और इस पर नजर नहीं रही है। एक और भी चर्चा चल रही थी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने यदि ये सारी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के साथ एडवांस में शेयर किया हुआ था, तो संभवतः ये सारे पकड़े गए होते। लेकिन शायद यह भी ये बात आ रही है, इसे मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ये बात चर्चा चली है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने इसके बारे में जो है वो एफआईआर भी दर्ज नहीं किया, और साथ में जो सूचनाएं शेयर करनी चाहिए थी एडवांस में, वो सूचनाएं भी शेयर नहीं किया। इसीलिए एक दूसरे के साथ यही कारण है कि ये पैनिक बटन में, बीच में मैं कहानी कुर्सी के समय आ रहा था, मैं अब नहीं जान रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज जिक्र कर देना चाहता हूं। उस दिन मैं आ रहा था तो आईएसबीटी के आगे एक सड़क पूरी तरीके से जाम कर दिया गया था, और दूसरे साइड पूरा खाली था। मैं भी परेशान था कि मैं सोचा था कि सौरभ जी रोज बोलते हैं कि सर लेट ही आ जाते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी निकला जाए, और उस जाम में मैं फंसा। मजेदार बात हुई कि मैं पुलिस को कोस रहा था, लेकिन उस रास्ते पर पूरा पुलिस भरी हुई थी। ये दोपहर के 12 बजे की घटना है, यानी कि पुलिस को कहीं ना कहीं ये सुराग थी कि भाई
इस प्रकार का मॉड्यूल यहाँ पर काम 10 कर तारीख रहा की है। बात कर रहे हैं हम। उसी दिन की मैं बॉम्बिंग बात वाले कर रहा दिन, हूँ, बॉम्बिंग वाले नहीं, दिन वो तो की मैं क्लियर है, बात वो कर तो रहा मैंने हूँ। आप बताया ना, जब ये वो लोग तो पकड़े सारा हो गए, गया देखिए था ना। 9 तारीख 10 तारीख को बॉम्बिंग हुई, वो तो 9 बम तारीख फटा, को ही प्लान ठीक है? हो गया। नहीं, 9 उसी तारीख रात में बॉम्बिंग हुई थी। सुनिए तो सर, उसी रात में उसी की बात कर रहा हूं। 9 तारीख को 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और 10 तारीख की सुबह ही तो 2600 किलो मिला था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैंने आपको बताया कि पुलिस को मालूम था कि ये उमर फरार है, वो इसको ढूंढ रहे थे और ये पैनिक में घूम रहा था। तो ये लाल किले में 3 घंटे बैठा रहा। अच्छा, उसमें भी इंटरेस्टिंग जानकारी सीसीटीवी फुटेज से जो मिली है, ये वहां की पार्किंग में, लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे बैठा रहा और गाड़ी से एक बार भी नहीं उतरा। मतलब ये जो भी कुछ लेके चला था जहां से भी, यूनिवर्सिटी से या कहीं से, उसके बाद ये गाड़ी से उतरा ही नहीं है। यूनिवर्सिटी से तो सुबह निकल गए। हाँ, तो ये he has not stepped out of the car even once। देखिए, एक जो है, ये मैं कोट भी कर रहा हूँ क्योंकि ये नौ दुनिया में मैं पढ़ रहा हूँ इसको। ये जो जवाद अहमद सिद्दीकी है, ये मूलतः महू का रहने वाला है, मध्य प्रदेश। और इसके बारे में लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट वेरीफाई तो एजेंसीज करेंगी, कि अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली, उसमें जो कोशिश वही होती है कि पैसा दोगे तो ज़्यादा लगेगा, फ्रॉड करके भागा। 2001 में ये शिफ्ट हो गया दिल्ली। इसके पिता वहां के काजी बताए जाते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है जी। और इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये कई बार हम लोग चर्चा करते हैं छांगुर के संदर्भ में भी। कोई भी आदमी जब इस तरह से अनाप शनाप बड़ा होता है, कोई भी आदमी जब इस तरह से संपत्ति बनाता है, तो हमारी वो एजेंसियां, हमारे वो प्रशासनिक अधिकारी, वो कहां सोए रहते हैं, ये भी बड़ा सवाल। अभी आप किसकी रेफरेंस में बोल रहे हैं बात? अभी मैं जवाद अहमद सिद्दीकी के रेफरेंस में बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटी ये जो चेयरमैन है उसके बारे में बोल रहा हूं। समय नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना सर आपसे नहीं, बस केवल एक लाइन बोल रहा हूँ, आप समय की कि कुछ मुझे सोर्सेज ने कहा कि अभी अगले 2-3 दिन में बड़ा बुलडोजर एक्शन होने वाला है, ये सारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस केस से जुड़े हुए लोगों पर, मे बी यूनिवर्सिटी पर भी कुछ हो, मे बी। अब देखें, आगे हम लोग बात जरूर करूंगा, इस हिस्से में करना चाह रहा था। देखिए, ये जितने ये मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, सर जाने पड़ेगा, कपिल सिब्बल जो है वो चले जाएं, मुजम्मिल हो, आदिल हो, उमर हो, ये 3 जो मुख्य नाम जो आए हैं, तीनों कश्मीर के थे। लेकिन ये जो महिला है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। भाई, कश्मीर के आदमी, लड़के ने तो बम, गोली, बंदूक देखा नहीं तो सुना तो है ही। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी वहां बहुत ज्यादा चलता है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां, सेना दिखती भी है वहां पे खड़ी हुई, सीआरपीएफ दिखती है, पुलिस दिखती है। उसके मन में कहीं कोई जहर का बीज बोया और वो कोई वृक्ष बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इस महिला को क्या दुख था, ये क्यों इनके साथ मिली? क्या ये दोनों किस्म की रेडिकलाइजेशन अलग नहीं है? सर उनका मोटिव और इसका मोटिव सर, ये कैसे मेल खा रहा है? ये डॉक्टरों के तार आतंकवादी जो बने, ये किस किस से जुड़े हुए थे, कैसे कश्मीर से इन्वेस्टिगेशन जो चली, वो एक पोस्टर से इमाम तक, इमाम से डॉक्टरों तक, और फिर इनके सारे तार कैसे खोले, हमने आपको बताया। अभी का आपको ताज़ा अपडेट ये है कि भूटान दौरे से प्रधानमंत्री मोदी वापस आ गए हैं और अब उसके बाद आज दिन भर, क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है 10 तारीख को, 11 तारीख को उनको भूटान जाना ही था, तो वो चले गए थे कल और वो वहीं रहे कल पूरा दिन, आज वो वापस आए हैं। तो अब आज से भारत के जांच में जो आएगा, एक तो वो बातें, और यहां से भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा, उसकी रूपरेखा बनना शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री जैसे ही अपनी मीटिंग्स शुरू करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है हमारे पड़ोस में? धमाका दिल्ली में और पैनिक पाकिस्तान में। पाकिस्तान को एक बात मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर जब मोदी कहते हैं कि जारी है, तो वो जारी है। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त बिल्कुल जैसे बिल्ली को देख के कबूतर जो है बिल्कुल सहम जाता है कि अब क्या होगा मेरा, वैसी हालत में है। दिल्ली पर आतंकी हमला हुआ, लेकिन इसके पीछे कौन है, यह भारत में किसी जिम्मेदार आदमी ने नहीं बोला। पाकिस्तान का तो पी भी नहीं बोला किसी ने अभी तक। हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसके जैश ए मोहम्मद के तार जोड़ रहे हैं, और जैश ए मोहम्मद मतलब पाकिस्तान। भारत सरकार ने तो नहीं बोला ना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान परेशान है, टेंशन में है। वजह यही हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कह चुके हैं कि इस हमले में जो भी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो उनको लगता है कि भारत हम पे हमला करेगा। कल मोदी भूटान में बोल रहे थे और पाकिस्तान का गला सूख रहा था। इस्लामाबाद में कल ही वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी थे, सेनाओं के जनरल भी थे, इनका होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर वो भी था। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी वक्त जो है
भारत से हमले का खतरा लगता है, जबकि भारत ने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये वही वाली कहानी है। तो पहली बात तो ये थी। अब दूसरा, वहां की जो कमेंट्री हो रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब पहले तो ये सुनिए, हाँ, इनके ये रक्षा मंत्री बयान बहादुर किसी बात पर नहीं चुप होते बोलने से। ये कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, इनसे सवाल पूछा गया कि साहब भारत पाकिस्तान पर जो है वो आरोप लगा सकता है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो पाकिस्तान ने कराया। तो उस पर ये कहते हैं कि पहले तो ये कहते हैं कि ये कोई ब्लास्ट था, ये सिलेंडर का ब्लास्ट था भाई। इनका मीडिया कह रहा था सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फट गया। वो तो बाद में इनको इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि इसमें पाकिस्तान की गर्दन हम फंसा सकते हैं, तो इसको टेरर अटैक बोलो, बॉम्बिंग बोलो। लेकिन पहले ये लोग खुद ही कह रहे थे कि यहां तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। और फिर ये कहते हैं, कितनी कौन सी नॉवल पढ़ते होंगे ये कॉन्स्पिरेसी की, कि अमित शाह जानबूझ के ब्लास्ट साइट पर गए लाल किले पर 10 तारीख की शाम को, ताकि इसका माहौल बनाया जा सके, इसको एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, बड़ा हमला हुआ है, वो शक्ल दी जा सके। पता नहीं ये जाहिल के जाहिल ही रह गए। भारत कोई ऐसा देश नहीं है भाई। भारत में बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सेट प्रोटोकॉल्स हैं एजेंसीज के। हम न किसी को कोई आतंकवादी घटना बताते हैं, न दुर्घटना बताते हैं, जब तक तय न हो जाए। मीडिया के तौर पर हम लोग बात करते हैं, ऐसे धमाका होगा तो हम कहेंगे ही कि क्या हुआ, लेकिन मीडिया के लोग भी लगातार ये कह रहे थे कि अभी तक आतंकवादी हमले की पुष्टि नहीं। ये इतनी जिम्मेदारी से हम काम करते हैं। जब सीधे सीधे लिंक जुड़ते दिखे, जब साउथ कश्मीर से लेकर गुजरात से लेकर सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद और फिर सुनहरी बाग मस्जिद तक पहुंचा मामला, जब पार्किंग के विजुअल्स आ गए, जब दिखा कि किस तरह से वो आदमी था और बम ब्लास्ट हो गया, तब जाकर यह हुआ कि यह घटना हो सकती है। और उसके पहले तक दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी, स्पेशल टीम जांच कर रही थी, फिर एफएसएल आई, रिपोर्ट आई, फिर एनआईए आती। और हमारे देश का गृह मंत्री जब पूरी बातचीत कर लेता है तब वो कहता है, और तब भी वो ये नहीं कहता है, कोई आतंकवादी शब्द उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। अभी तक किसी ने नहीं किया है कोई आतंकवादी शब्द नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन जिसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, और यहां तो मतलब दाढ़ी में तिनका क्या है, पूरा का पूरा वही। तो ये आदमी पता नहीं, मतलब पूरा पाकिस्तान ही ऐसे है मुल्क के तौर पर। जिसने ऐसे आदमी को रक्षा मंत्री बनाया होगा, आप समझ लीजिए वहां क्या हालत है। तो वो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने मीडिया का नाम लिया, मैं क्लियर कर देता हूं, ये वहां भी आप लोगों को वहां भी सुनते ही होंगे मुझे लगता है। तो इंडियन मीडिया ने शुरुआत में क्यों नहीं कहा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट था। मैं था, हमारे सहयोगी और उस वक्त टीवी पर थे, हम ये लोग देख रहे, बता रहे थे व्यूअर्स को। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बॉम्बिंग्स, टेरर अटैक्स अब नॉर्म नहीं है, ये रोजाना की घटनाएं नहीं है। तो हम कोई भी घटना जब रिपोर्ट करते हैं तो ये इस एहतियात से करते हैं कि इससे हम कोई पैनिक तो नहीं फैला रहे। हम कहते हैं लाल किले में बम फट गया, क्या होगा उस वक्त वहां पर, या दिल्ली के शहर के अंदर क्या पैनिक होगा। जब तक ऑफिशियली नहीं बता दिया गया कि ये कोई सीएनजी किट का ब्लास्ट नहीं है, तब तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये कोई बॉम्बिंग है। उसकी वजह था एहतियात, अपने लोगों की चिंता। अब आपके यहां रोज 15 जगह बम फटते हैं तो आपके लिए बड़ा सामान्य है ये कहना कि कहीं भी कुछ हो तो सीधे बोल दो कि बॉम्बिंग हुई। हमारे यहां ऐसा नहीं होता, तो ये फर्क है। लेकिन इसके बाद इन्होंने दूसरी हैरान करने वाली बात बोली। फिर इन्होंने कहा इसी इंटरव्यू में, भाई लॉजिक क्या है कि पाकिस्तान बॉम्बिंग करेगा इंडिया के अंदर जाके, इसका लॉजिक बताओ, हमें क्या हासिल है कि हम भारत में जाके कोई दहशतगर्दी करेंगे। हम तो अपनी इकोनॉमी संभाल रहे हैं यार, हमें अपनी इकोनॉमी की चिंता है। इकोनॉमी की चिंता है इसलिए तुमने फील्ड मार्शल बनाया और फील्ड मार्शल को देश का राजा बना दिया। इकोनॉमी की चिंता दी तुमको। पहलगाम में आतंकवादी भेजे थे तो इकोनॉमी की चिंता करने के लिए भेजे थे। इनका तुम्हारा फील्ड मार्शल खुद कहता है कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज और वी आर अ डंप ट्रक। कौन से इकोनॉमिक गेन हुए? बट वो कह रहे हैं हम क्यों करेंगे, हमें तो अपनी इकोनॉमी की चिंता है। सर, इतना डर बैठ गया पाकिस्तान को कि जब ये बम विस्फोट हुआ उसके बाद मौलाना मसूद जो भावलपुर के सुहान अल्लाह मस्जिद में था, उसको वहाँ से शिफ्ट करके रावलपिंडी के आईएसआई हेडक्वार्टर ले जाया गया है, उसको छुपा के। इतना डर है उनको कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया, सारे आतंकवादी भारत की सेना ने खत्म कर दिए, तो उन्हें डर लगा कि ऐसा ना हो कि रातों रात मौलाना मसूद खत्म कर दिया जाए। तो पाकिस्तान डरा हुआ, और पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के तार जुड़े और एजेंसी जिस तरीके से लगातार जांच कर रही है, जो निकल कर आ रहा है कि भाई इसके जो हैंडलर थे वो सब पाकिस्तान से निर्देश मिल रहा था और कहीं ना कहीं इनके तार पाकिस्तान से जुड़े थे।
कल 48 घंटे के अंदर भारत की एजेंसी ये प्रूव कर देगी कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका थी, वहां के बैठे आतंकवादियों की भूमिका थी। उसके बाद पाकिस्तान को मालूम है कि उनका हर्षक आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भूटान में जब कहा कि मैं दुखी हूं इस बात को लेकर, और अब आज का जब बैठक करेंगे, अमित शाह से भी बैठक करेंगे, अजीत डोभाल एनएसए के साथ वो बैठक करेंगे, उसके बाद सीसीएस की जो बैठक होने वाली है, उसके बाद पूरा पाकिस्तान को इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री मोदी कब कौन सा स्टेप उठा लेंगे। और एक झांकी तो वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख चुके हैं भारतीय सेना की और प्रधानमंत्री मोदी के डिसीजन लेने की। तो मुझे लग रहा है कि उनको वही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ऐसा हमला हो कि हमें बाकी लोगों को बचाने का मौका ना मिले। तो मुझे लग रहा है वो इस डर में अभी बहुत जी रहे हैं और हर एक मिनट उनको इस बात का चिंता सता रहा है। और यही कारण रहा है कि उन्होंने जगुआर को आप देखिए सेना के पास लगा दिया, अपने जेट वो राजस्थान के बॉर्डर के पास लग रहे हैं। पाकिस्तान इस समय बहुत डरा हुआ ठीक है मुल्क सर, है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। वो कह रहे हैं लेकिन भाई मैं अफगानिस्तान मशरकी और वो दूसरा वर्ड क्या होता है सर उसके लिए, एक मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों अपने नेबर्स को ये बोलना चाहता हूँ, इंडिया और अफगानिस्तान को, कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। हम आपसे लड़ना चाहते हैं, आप नहीं लड़ना चाहते, हम भी नहीं लड़ना चाहते। तो हटा लो वो क्यों ट्रेनिंग कैंप तुमने लगा रखे हैं। हमारी सीमा पाकिस्तान से जितनी लगती है, कौन सा ट्रेनिंग कैंप चलता है जहां से कोई आदमी वो फेंस फांद के उधर जाएगा। अच्छा वो फेंस भी हमने लगाई है। मजेदार बात ये है वो भारत ने लगाई हुई है, पाकिस्तान की तरफ कोई फेंस नहीं है। एक और मजेदार किस्सा इसमें तो परेशानी होगी ना कि मैं इंडो पाक बॉर्डर पे गया और जाकर के रात में घूम रहा, तो हमारे साइड में बहुत फ्लड लाइट बहुत हो रहा है, जिसके करीब आधे किलोमीटर इधर और आधा किलोमीटर उधर। तो मैंने कहा एक बात बताइए, उनकी तरफ क्यों नहीं है? तो कहा उनको थोड़े डर है। बिल्कुल सर, मेरे साथ भी हुआ। मैं जब पहली बार बीएसएफ पोस्ट पे गया एक बार, बीएसएफ पोस्ट तो मैंने वहां जाके वहां जो हमको दिखा रहे थे अफसर, मैंने यही सवाल किया उनसे। मैंने कहा ये पाकिस्तान की पोस्ट वो फेंस क्यों नहीं है? हाँ। तो उन्होंने बोला वो क्यों लगाएगा फेंस, हमारे यहाँ से कौन जाना चाहता है वहां। उनके यहाँ से लोग यहाँ आते हैं, हमें डर है हम की मतलब इन्फिल्ट्रेशन होगी, बिल्कुल, इसलिए हमने लगाई हुई है। और वो सारी फेंस इंडिया की टेरिटरी में है। हाँ, इंडिया कोई बॉर्डर जीरो लाइन पर नहीं लगी हुई फेंस, उसके बाद इंडिया ने अपनी टेरिटरी के अंदर लगाई है। 200 मीटर आगे है जीरो लाइन है, उसके बाद वो आगे होता है इंडिया के बॉर्डर पर। वो कह रहा है लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते आपसे, वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है। हाँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई वो डर क्यों है? डरे भी ना वो, आप त्रिशूल एक्सरसाइज कर लें तब भी वो ना डरे, आप सी में अपना पूरा सबमरीन लगा दें हैं तब भी ना डरे, फिर आपके रक्षा मंत्री बॉर्डर के पास पहुंच के कहें कि हम भूगोल बदल सकते हैं। नहीं तो वो तो सर क्रिक के पास नहीं, कल मोदी जी की टोन भी बड़ी खतरनाक थी। और भूटान में जाकर वो बोल रहे हैं तब भी ना डरे। तो मतलब आप बताइए कैसे, क्या करें वो, अपने लिए सेफ साइड भी ना देखें ना करें। फिर अभी आप कह रहे हैं कि सीसीएस की बैठक करेंगे प्रधानमंत्री जी, एनएसए के साथ बात करेंगे, फिर सेना के साथ बात होगी। तो मत करो ना ऐसे कर्म। और वो तो आपसे ज्यादा सुरक्षित मतलब वो करते हैं तैयारी। उस दिन जब बम फटा तो ही मैंने आपको बताया था कि रात को एयरफोर्स जो है वहां पर हरकत में थी कि भाई कोई तैयारी करने की जरूरत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान उसको लेकर नहीं कर रहा। और एक जब उन्होंने कहा ना इकोनॉमी का गेन है, तो मुझे लगा कि हमारे परिवार में एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट हैं, तो वो कहते हैं उनके पास जब पेशेंट आते हैं ना ऐसे, तो उनको कहते हैं ये भोले बहुत है, ये भोला है। तो ये भोले हैं, तो अब भोलेपन में कुछ बोला तो नहीं है सर पाकिस्तान में कोई, एक छठे हुए बदमाश हैं ये, छठे हुए। ये क्वालिफिकेशन है इनकी मंत्रियां बनने की। अब एक और आपको बयान दिखाता हूं मैं, ये तो इनके रक्षा मंत्री की बात हुई। ब्लास्ट दिल्ली में, परेशानी पाकिस्तान में, और उनको ये मीडिया में भी उनकी यही चर्चा है कि साहब देखना आप कहीं तुरंत जो है इंडिया के मंत्री बोलना शुरू हो जाएंगे कि तो पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। और कनेक्शन जब पाकिस्तान के साथ निकलेगा तो फिर पिटाई हमारी तय है। अब वहां पर यह भी डिस्कस हो रहा है टीवी पे बैठ के कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी पहले से कर रहा है। लेकिन इससे यह तो जरूर है कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा समय तो नहीं चल रहा। अफगानिस्तान के साथ इनकी रोज झड़पें होती हैं। अब ये जो कल बम्बिंग हुई है वहां पे, ये टीटीपी ने कराई है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कराई है। और कल ही वो बलूच वहां खैबर पख्तूनख्वा में इनकी एक कैडेट एकेडमी है, उसके बाहर भी टीटीपी ने अटैक किया है। तो और इधर भारत, उधर अफगानिस्तान की सेनाएं, तो ये तो फंसे तो बहुत बुरे हुए हैं ये। तो वही वो अब वो बोल नहीं पा रहे इस बात को कि भाई हम क्यों करेंगे, हम तो वैसे ही हमारी गर्दन पकड़ी हुई है सबने। देखिए ये तो है ही, जो कल पाकिस्तान के अंदर जो बम फटा है उसका वो जो है वो कह रहे हैं कि वो इंडिया भी कर सकता है, इंडिया ने ही किया होगा। एक थियरी ये भी निकल करके आ रही है कि ये डर तो कहीं सता रहा होगा कि भाई पाकिस्तान पर फिर से भारत अटैक न कर दे, इसलिए दुनिया को कोई मैसेजिंग है कि देखिए हमारे यहाँ भी तो एक दिन बाद हुआ है,
तो देखिए, हम तो इसमें नहीं कह रहे हैं कि भारत ने हम पर ये कर दिया या भारत के ग्रुप जो है वो हमारे यहाँ विस्फोट कर रहे हैं। तो दो तरह की थियरी अभी यहाँ पर काम कर रही है। सच्चाई क्या है ये अभी एजेंसियां ही इसके बारे में जिक्र कर सकती हैं। टीटीपी ने किया है, लेकिन वो तो क्लेम कर चुका है टीटीपी ने। लेकिन एक बात बहुत है कि यदि ऑपरेशन सिंदूर होगा तो जैसे हम बार बार कहते हैं कि 2.5 फ्रंट पर हमको लड़ने की जरूरत पड़ती है। ये पहले भी हमारे यहाँ कहा गया है और अब तो लगता है जैसे 2.5 क्या 3.5 फ्रंट हो गया है, खुल गया है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर भी है और बांग्लादेश के अंदर भी आपने सुना होगा कि मोहम्मद यूनुस ने जो पाकिस्तान को नक्शा प्रेजेंट किया था वह भी डिस्प्यूटेड नक्शा प्रेजेंट किया था। वैसे वहां भी वायलेंस हुई है कल। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि अब तो 3.5 फ्रंट पर काम करने वाली स्थिति आ गई है, चैलेंज आ गया है भारत के लिए। तो वहां भी जो हम समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर पहले पाकिस्तान पूरा लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी खैबर पख्तूनवा और जो अपना ये तहरीक तालिबान वाला इलाका यह भी डिस्टर्ब रहेगा। तो पाकिस्तान के लिए ऐसी स्थिति में मार झेलना बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिनों में। अच्छा, पाकिस्तान में जो हलचल चल रही है, डर ये कि भारत हम पर अटैक कर देगा। अब पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो कभी बंद हुआ ही नहीं, मतलब वॉर इज ऑन। ये वहां का हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है। देखिए, मैं इस आदमी की बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं ये भी कहता हूं त्रिपाठी जी कि हमारे यहां पर ये रियलाइजेशन बहुत देर में आई है। प्रधानमंत्री ने कहा ना कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है पहलगाम हमले के बाद। हमें तो ये उस दिन से डिक्लेयर कर देना चाहिए था वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, जब बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी थी वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जब वो खुल के कह रहा है कि आज हम अब से हमारी ये पॉलिसी है, तो इंडिया को उस दिन से डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। लेकिन हम पता नहीं किस मुगालते में थे कि 26/11 के बाद भी हम फाइलें भेजते थे। सरमल शेख में आपका प्रधानमंत्री जाकर के कह रहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों टेररिज्म के शिकार हैं। जो हमारी स्टेट पॉलिसी थी उसको भी मनमोहन सिंह ने गुड़गोबर करके आ गए थे सरमल शेख। उसको बराबर तोलाए थे कि बलूचिस्तान में भी भाई एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि पाकिस्तान में जो है वहां से हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाता है। हमने कहा कि वो भी टेररिज्म का शिकार है। सो यस, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। त्रिपाठी जी, नहीं, इसमें तो कहीं कोई ये नहीं है। और मैं इस सब के मूल में वो जो एक नेहरू जी का अपराध बोध था, जो मुसलमानों के नाम पर देश बना, और वो अपराध बोध ही था, वरना कांग्रेस ऐसा क्यों अपीजमेंट करती। और जिसको मैं बार बार कहता हूं कि ये फ्रॉड सेकुलरिज्म कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्कीम में देना या हज कर देना। अब तो शुरू हो गया। अब कई लोग तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं सरकारें, वरना इस देश में क्या कभी कोई सोच सकता था हज करना या तीर्थ यात्रा करना। मैं आज भी तीर्थ यात्रा वाली जितनी सरकारें उसमें भाजपा की भी शामिल है, उनसे बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं। ये तो धर्म अपने प्रैक्टिस का है ना। लेकिन भारत सरकार की स्टेटेड पॉलिसी रही भाई, हज पर भेजते रहे। कहां होता है? आज भी हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भी मुसलमानों को हज पर भेज रही। ये माइंडसेट है, कहीं ना कहीं वो गिल्ट है हमारे अंदर कि जो हमारे यहां मुसलमान रह गया उसने बड़ा महान काम किया। एक तरफ तो कहते हो उसका देश है, उसकी जमीन है, फिर कहते हो नहीं उसने कमाल का काम किया, उसने बहुत बड़ा काम कैसे कर दिया भाई? आप एक बराबर देख ही नहीं रहे हो। यही वजह है कि वो जो पाकिस्तान है जिसकी स्टेटेड पॉलिसी टेररिज्म रही, जो भारत के हर हिस्से को काट देना, तोड़ देना चाहता था, जो सिर्फ 1000 कट्स नहीं, जिसने एक समय में 2K पॉलिसी पर काम करना शुरू किया था, खालिस्तान और कश्मीर, वो जो खतरनाक तरीका था, उसके बावजूद आप नहीं बोल पाए। आज भी जो पंजाब में उसका बड़ा हिस्सा है, बार बार कनाडा का नाम लेते हैं टेररिज्म के लिए, लेकिन दरअसल वो पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में है वहां से आता है, वहीं से ये सारी की सारी हरकतें होती हैं। हम बार बार ये सोचते रहे कि आज एक दिन आएगा जब ये सब समझ जाएंगे, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे उनको बिजनेस मिलने लगा। उनके लिए वही टेररिज्म बिजनेस का एक मॉडल बन गया है। और अगर ऐसा मॉडल हो जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं करना है, जो कोई कुछ नहीं करना है, कुछ धमाके कराने हो जाना है, और कुछ पागल लोग वो धर्म के नाम पर मरने को तैयार हैं, सुसाइड बॉम्बर फिदाइन बन रहे हैं। अच्छा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये स्टेटेड पॉलिसी है, हम उस पर अमल कर रहे हैं और आगे भी जितनी कड़ाई से जरूरत होगी हम उसको बढ़तेंगे। अरे मैं कल वो अब जिस दिन ये बॉम्बिंग से पहले, लाल किले के बॉम्ब से पहले, जब ये पाकिस्तान में बिल पास हुआ ना कि आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और पूरी ज़िंदगी तक इम्यूनिटी, कोई लीगल केस नहीं इसके ऊपर चल सकता है, और सारी बातें हुई, मतलब बेसिकली बादशाह डिक्लेयर किया। तो इनके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं रऊफ क्लासरा, सर जानते होंगे, उन्होंने लिखा कि ये सब भारत तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो खुश नहीं थे कि मेरे देश में संविधान की हत्या की जा रही है, वो नाराज थे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन दोष हमें दे रहे थे
कि तुमने अगर पहलगाम के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर ना किया होता तो ये हमारा जनरल जो है आज सारी टेक ओवर ना कर रहा होता सारी ताकत, तो हम इसके लिए वी आर टू बी ब्लेम्ड। मतलब तो बात ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन वो उनकी एक्चुअली वो भारत को ब्लेम नहीं कर रहे, वो नाराज हैं उस फैसले से, पाकिस्तान सरकार के फैसले से कि भाई इस तरह से आप उसको फील्ड मार्शल बना रहे हो, इस तरह से इम्यूनिटी दे रहे हैं। नहीं सर, वो हमारे यहाँ के उस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान पर अगर तुम सैन्य कार्रवाई करोगे तो वहां की सेना मजबूत होगी। अब वही बात हो गई तो, और वो लेकिन सेना की मजबूती से भी वो खुश नहीं है, उस बात की चर्चा भी करनी चाहिए। अगर कोई खुश हो नाराज हो, इसका जवाब तो आपको देना ही होगा, और इस बात पर देश भर में भी ये राय बनती रही, बल्कि सरकार से भी नाराजगी हुई जब ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करने की बात कही गई, तो बहुत सारे लोग इस पर भी नाराज हुए कि पॉज करने की जरूरत नहीं है। और आज भी जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो वो जारी को वहाँ पर तो डर लग ही रहा है कि किस तरह से क्या बात हो रही है। मुझे लगता है वो जारी है नहीं है, पॉज बटन यदि है तो भी उसको खत्म करना ही पड़ेगा, पॉज बटन को। पॉज भी रिलीज करने का टाइम। अब आज शाम को देखते हैं सीसीएस की बैठक में क्या सरकार फैसला करती है। सरकार सारी चीज़ों को देखती है। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि सरकार की तरफ से अनऑफिशियल कि जो हमारी डिप्लोमेसी में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको फिर से कहा गया है कि वो दुनिया भर में इसकी तैयारी करें कि भारत का जो रुख है वो वहाँ पर रखे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था वैसे की वैसी कल परसों में ये बात कही गई है जो भी लोग हैं जी उनके साथ। तो देखिए, प्रधानमंत्री दिल्ली में लैंड करने के बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल जा सकते हैं। लाल किले के धमाके में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री एलएनजेपी हॉस्पिटल जा सकते हैं, ये खबर हमें मिली है। और अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, अभी जस्ट ये आए हैं, उतरे ही तो हैं, अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई 15 मिनट पहले, और अब तुरंत वो जो है भारत में आते ही सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि एलएनजेपी हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये सब मैसेजिंग है। राहुल गांधी गए थे क्या सर? राहुल गांधी मस्कट है मेरे ख्याल से। कल जा सकते थे, राहुल गांधी को जाना चाहिए था ना अस्पताल, भाई घायलों से मिलने के लिए। सर ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई बात, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बिल्कुल मेरे दिमाग में ही नहीं आई ये बात कि राहुल गांधी को भी क्या राहुल गांधी को जाना चाहिए था ना सर, विपक्ष के नेता है ना सर, वो विपक्ष के नेता है। नहीं आया, भाई ट्वीट है, बहुत ब्लास्ट के बाद ही आ गया। नहीं, ट्वीट तो सबने किया, अरविंद केजरीवाल ने भी किया। क्या अरविंद केजरीवाल गया? दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 साल है अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल मिलने गए? मुख्यमंत्री क्या पंजाब में क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता वो मिलने गए वहां पर? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए मिलने वहां पर? कौन सा विपक्ष का नेता वहां पर मिलने गया? मुझे लग रहा है। और बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनके भी तो यहाँ पर नेता रहते हैं, सांसद। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तो जाना ही चाहिए सर, जाना चाहिए था राहुल गांधी को। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अलावा कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है। खबर ये थी कि प्रधानमंत्री दिल्ली लौटे हैं और वो एलएनजेपी अस्पताल के लिए बस किसी भी वक्त रवाना होंगे। उसकी तस्वीरें आ गई हैं, तो उनकी गाड़ियां तैयार बताई जा रही हैं, कभी भी प्रधानमंत्री एलएनजेपी हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे। अब इस पर ये बात हो रही थी तो सवाल पूछ लिया समीर जी ने, राहुल गांधी कहाँ हैं, तो फिर वो बात दोबारा आ गई कि राहुल गांधी तो ऐसा लोग बता रहे हैं कि शायद मस्कट चले गए हैं, प्रियंका गांधी जी जो है शायद वो न्यूयॉर्क चली गई हैं, तो वो और ये शायद कल ही हो गया, कल ही चले गए वो, तो क्योंकि इसका कोई खंडन नहीं आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो फिर बात हुई साहब क्या उनको नहीं जाना चाहिए था, और कोई ना जाए वाले राहुल गांधी चले जाते हॉस्पिटल एक बार जाते, तो वो बात अब करनी है इस पर बात आपको, ये चैप्टर हो गया? करनी है सर, अभी भी करनी है, करनी चाहिए, गंभीर बात है। आप ये मत बोलिए, राहुल गांधी किसी एक सेकंड कह रहे हैं आपसे, 10 सेकंड मांग रहे हैं। हाँ। आप लोग शो शुरू जब से हुआ है तब से राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। अरे जीने दीजिए ना उस आदमी को अपनी जिंदगी। क्या आपको कलकत्ता में जब हुआ था तो गए थे क्या? नहीं गए, गए थे। उससे बर्बर मामला कहीं देश में हुआ, ये तो आतंकवादी हमला कौन सा है। वाला? मैं आरजी कार की बात कर रहा हूं। बर्बर मामला, ये आतंकवादी हमले में क्यों हो जाएंगे? अभी कहीं कोई चुनाव है क्या? कहां गए मैं नहीं जानता हूं। अभी कहीं चुनाव है क्या? पिछली बार भी आपको याद हो, कोलंबिया से लौटे थे तो 2 जगह वो गए थे, एक चंडीगढ़ एक फतेहपुर। क्या करने गए थे? दोनों जगह सिर्फ उसमें दलित खोजने गए थे। एक आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया था और एक व्यक्ति जो मानसिक तौर पर अस्थिर था उसकी लोगों ने हत्या कर दी थी, उस पर गए थे। जबकि सरकार ने उनको, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ समर्थन था दिया, सब कुछ हुआ। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? राहुल गांधी इस तरह से देखते ही नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर अयोग्य है भारत के नेता के तौर पर। वो भारत की संवेदना को, भारत की संस्कृति को समझते ही नहीं, वरना ये हमें चर्चा करने की जरूरत पड़ती। तीसरी बार ये चर्चा हो रही है इस शो में। उनके लिए कहानी कुर्सी की नहीं है ये। उनको पता है कि उनके नाम के पीछे एक गांधी लगा हुआ, कुछ ना करें, वो घर बैठे रहे हो। उधारी का गांधी उनको हमेशा बड़ा नेता बनाकर रखेगा। 90 नहीं 100 चुनाव हार जाएं। जिसको
चिंता हो, जिसको लगे कि अरे भाई देश के साथ हम नहीं चलेंगे, देश के लोगों को भावना नहीं समझेंगे तो हम हार जाएंगे, सत्ता से बाहर हो जाएंगे, वो ये सब करे। आप लोग राहुल जी को बेवजह परेशान करते रहते हैं। आज हो गया आपका इतिश्री? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, हमसे उन्होंने कहा आप लोग बेकार में आप चर्चा कर रहे हैं, ये गुस्सा गए और सारी उनकी जन्म कुंडली उठा करके दर्शकों के सामने रख दिया इन्होंने, हाँ, है ना। अब उसमें जोड़ने के लिए कुछ बचा हुआ है? सिर्फ इतना जोड़ने के लिए बचा रह गया है कि जब भी इस देश में इस्लामिक आतंकवाद की होती है चर्चा, तो पूरा गांधी परिवार मौन धारण कर लेता है। उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टोइक साइलेंस। ये आरोप है आपका? नहीं, आरोप नहीं है, सच्चाई है। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं, और फिर इसे आप कंफर्म कर दे, दर्शकों के लिए छोड़ देता हूं, कि इस देश में रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद की अम्मा कांग्रेस और गांधी परिवार है। मौसियां जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुलायम सिंह की पार्टी, जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता की हो, और दाई जो है वो इस देश का बौद्धिक तंत्र है, जिसमें जुडिशियरी से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के वो सारा बौद्धिक तंत्र, पत्रकार और इंटेलेक्चुअल्स है, जो इस्लामिक आतंकवाद पर उनकी घिग्गी बंध जाती है। मैं बार बार ये आरोप लगाता हूं, मौसियां, दाई और अम्मा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ने इस देश को रसातल में ला करके 70 साल में यहां पर खड़ा गया है, जहां विभाजन से पहले हम बात करते थे। अब तस्वीरें आएंगी तो फिर हम लौटेंगे इस बात पर, लेकिन अब मैं आपको जरा पाकिस्तान में भी, क्योंकि ब्लास्ट हुआ और वहां क्या हो रहा है पॉलिटिक्स, जैसे हमें यहां पर तो सीधा प्रमाण ही दिख रहा है, जैश ए मोहम्मद के पोस्टर ही लग रहे थे, तो वहां से सब कुछ चला सिलसिला। उनको ये लग रहा है कि हमारे लिए भी अब कहने के लिए हो गया कि भाई अफगानिस्तान और भारत मिल जाते हैं और ये सब हमारे यहां पर ये सब काम कराते हैं। अब कौन है जो पाकिस्तान में धमाके कर रहा है, इस पर बात करते हैं। आइए, टीटीपी ने ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी ली है। टीटीपी का एक ऑफशूट है बेसिकली, उसने इसकी जिम्मेदारी ले ली। और मैं भी पढ़ रहा था, वो जो एलिमेंट उसके जो टीटीपी से जुड़े हुए जो संगठन ने जिम्मेदारी ली है, वो बहुत ही क्रूर, बर्बर किस्म का संगठन है, बहुत ही ज्यादा। और वो उसने बड़े बड़े हमले किए हैं पास्ट में पाकिस्तान पर, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। कोर्ट के बाहर धमाका, सुसाइड अटैक, 12 लोगों की मौत। अब पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो पाकिस्तान के नेता वगैरह, वो अभी जब ये धमाका हुआ तो इसके लिए तो वही ख्वाजा आसिफ सामने आए, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा, इन्होंने टारगेट अभी लिया हुआ है अफगानिस्तान कि ये टीटीपी वाले जो हैं ये अफगानिस्तान की शह पे करते हैं, ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के भेजे हुए हैं। और फिर अंत में इनकी स्टैंडर्ड लाइन बन गई है, अब ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, अब तो वॉर होगी, अब तो हम पाकिस्तान जो है जंग भी करनी पड़ेगी तो करेगा। तो उन्होंने सीधे बिना नाम लिए कर दिया है, मतलब तालिबान सरकार को सीधे जिम्मेदार इसके लिए बता दिया। सुनिए। हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे, कि अभी तक जो है ये धमाके जो हैं या दहशतगर्दी जो है वो महदूद है केपी के सरहदी इलाकों में, और बलूचिस्तान में जो है रिमोट इलाकों में महदूद है काफ़ी हद तक। तो वो अब उसको जब इस्लामाबाद लेके आए, ये रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, ये जो बोला इन्होंने कि रिपोर्टर्स ने पूछा सर ये हमारे यहाँ जो बम धमाका हुआ, तो उन्होंने कहा तो अफगानिस्तान वाले हैं, ये टीटीपी वाले हैं। तो फिर जब अपनी बात इन्होंने कह ली तो एक रिपोर्टर ने पूछा सर वो भारत में भी ब्लास्ट हुआ है और वो हो सकता है पाकिस्तान को नाम ले दें। तो इन्होंने कहा, मैं सरप्राइज हुआ, इन्होंने कहा कि देखें आप दो मुद्दों को मिलाइए मत, एक कि इसके लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान है, मुझे अभी यही बात करनी है। इस आदमी ने इंडिया को दोष नहीं दिया कि ये इस ब्लास्ट के पीछे भारत है, ये काम औरों ने किया। अच्छा, यहां कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, तभी मैं कहता हूं पाकिस्तान गजब देश है, कुछ भी हो सकता है। इनके प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इस्लामाबाद ब्लास्ट के पीछे भारत है, ऑफिशियली कहा है। और रक्षा मंत्री कह रहा है मिलाओ मत दो बातों को, दोनों अलग अलग चीजें। प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो ऑफिशियली हो जाता, मतलब उसमें अलग से उसका मतलब यही लोग उसको प्रधानमंत्री नहीं मानते। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इसके हमले के पीछे है, रक्षा मंत्री ना कह रहे हैं डोंट मिक्स टू थिंग्स। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, पालते हैं आतंकवादी तो आतंकवादियों के धमाके वहां होंगे ही होंगे। अलग अलग ग्रुप हैं वहां जो आपस में लड़ते हैं, उनके धमाके होंगे ही होंगे।
जहां तक रही बात रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, भाई उनके यहाँ कोई भी चीज ऐसा सिस्टम नहीं है ना। हो सकता है कि अभी रक्षा मंत्री को आईएसआई से या आसिम मुनीर से कोई निर्देश नहीं आया हो, शहबाज शरीफ तुरंत बोल गए, उनको लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें अभी आक्रमण हो जाएगा, हमारी पिटाई हो जाएगी। दोनों का अपना अलग अलग जिसको कहें कि सोचने का तरीका है, इस वजह से भी ऐसे बयान आते हैं। अरे एक और स्टेटमेंट देख लीजिए आप। ये पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, जिसको भारत हम लोग अब ट्रॉफी चोर कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी हमारी नहीं दी इसने अभी तक भी नहीं दी। ये गया वहां मौके पर जब ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद जो उसने स्टेटमेंट दिया, नाम इसने भी डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि ये नॉर्मल अटैक नहीं है जो हमारे ऊपर हुआ है। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। और सिर्फ हमें ये कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो इंडियंस करते हैं कि जी अभी ब्लास्ट होता नहीं, उससे एक घंटा पहले उनको पता होता है कि कहाँ पे ब्लास्ट है और क्या हुआ है। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे, हम पूरी डिटेल के साथ जाएंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुल के नाम लिया था, तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका जो है जवाब भी दिया है। इस्लामाबाद अटैक को लेकर पाकिस्तान जिस तरीके से भारत पर ठीकरा फोड़ना चाहता है, भारत के विदेश मंत्रालय ने उसके जवाब में कहा है कि पाकिस्तान में जो सत्ता की लूट मची हुई है इस वक्त, उससे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को हुकूमत से भी बड़ा ओहदा मिल गया है। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार अपने जनता को गुमराह करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें कहा गया कि दुनिया जानती है पाकिस्तान का चरित्र क्या है, भारत इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसकी भी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं सर? लेकिन वो एमईए की तरफ से नोटिस नहीं किसी प्रधानमंत्री अधिकारिक रूप से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब बोला है तो इसलिए जरूरी है कि विदेश मंत्रालय उसको खारिज करे। नहीं तो फिर उसका कई बार ये भी मायने होता है ना कि आपने खारिज नहीं किया तो आप भी उससे ना इत्तेफाकी नहीं कर रहे, इत्तेफाक नहीं भी रखते, लेकिन ना इत्तेफाकी नहीं कर रहे। और प्राइम मिनिस्टर ने बोला, मान लीजिए कोई जनरल लीडर कोई बात बोलता है तो एमईए इस पर रिएक्ट नहीं करता। एमईए नॉर्मली या तो विदेश मंत्री बोले या प्रधानमंत्री बोले तो उसको रिएक्ट करता है। स्टेटमेंट जानी चाहिए थी, जानी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, समीर जी प्लीज बोलिए। बिल्कुल, स्टेटमेंट तो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत का नाम लिया है। और देखिए पाकिस्तान के अंदर किस तरह की सर्कस है सरकार के अंदर। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत क्या इसके पीछे हाथ है, रक्षा मंत्री कहते हैं कि अफगानिस्तान का हाथ है, और गृह मंत्री जाते हैं वो नेता ही न कर पाते हैं, भारत का नाम लेना है कि अफगानिस्तान का नाम लेना है, वो कह रहे कोई साजिश है इसके पीछे, ताकतें कौन है अभी हमें ये नहीं मालूम है। और अभी तो जो सेना के सर्वोच्च कमांडर बन गए हैं, जो सुप्रीम लीडर आज पाकिस्तान के अंदर बन गए हैं, आसिम मुनीर, अभी उनका बयान नहीं आया है। अब वो आसिम मुनीर क्या बयान देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए, भारत के अंदर जो हुआ है उससे अपने आप को बचाने के लिए वही बात कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब, अगर हम पे आरोप लग रहा है तो हम भारत पे आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने हमारे अंदर इस तरह का विस्फोट किया है। वो मुझे लगता है कि एक जिसे कहते हैं कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उसको ना पता तो लग रहा है पाकिस्तान को, हमारे यहाँ कहावत है बड़ी मशहूर ना, जाके पैर ना फटे भी भाई ऊपर जाने की पर आई। देखिए भारत ने भी किसी का नाम नहीं लिया, भारत ने एजेंसी ने किसी का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने बिना जांच किए भारत का नाम प्रधानमंत्री अगर ले रहे हैं, ये बहुत गैर जिम्मेदारपूर्ण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान है। आपकी एजेंसी जांच करे, कोई सबूत है तो आप मैं कह रहा हूं। एक और चीज आपने नोटिस किया हो, शायद ध्यान में ला दें कि दुनिया के कई देशों से संवेदना प्रकट की गई, चीन ने, लेकिन एक देश ऐसा था जिसने कहा भारत में आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं, और अकेला देश इजरायल था। किसी ने इस पक्ष पर जोर नहीं दिया। अमेरिका से भी आया है, चीन से भी आया है, सभी जगह से आया है। हम उनके जो मृत लोग हैं उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। ब्लास्ट जो है वो बहुत दुखद है। ये दो बातें कॉमन है सभी संवेदनाओं में। लेकिन एक अकेला देश इजरायल था जहां से ये मैसेज आया, भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। हाँ, नहीं आपने बहुत अच्छी किया है सारी बात बता के, क्योंकि अब मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं जो अमेरिका ने स्टेटमेंट जारी किए हैं। 10 तारीख को हमारे यहाँ हमला हुआ, 11 तारीख को इनके हमला हुआ। 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अगले दिन इस्लामाबाद में धमाका होता है। और इन दोनों हमलों को लेकर अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए आप। इस्लामाबाद अटैक को लेकर अमेरिका ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ हैं। जो आप कह रहे हैं ना, जो भाषा इजराइल ने हमारे लिए बोली वो अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए बोली। कौन सी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है भाई? कौन सी आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान? सारी दुनिया में पता है कि सारे टेररिस्ट एलिमेंट के गढ़ जो है वो पाकिस्तान में है, केवल एक। क्योंकि पाकिस्तान, अमेरिका को मतलब है केवल अलकायदा और आईसिस से। बिल्कुल।
बाकी दुनिया के अंदर लोग अगर सर पे बम बांध के भी आतंकवादी चल रहा हो तो वो उसको टेररिस्ट नहीं बोलेगा। वो केवल उनको टेररिस्ट मानता है जो उस पर हमला कर सकता है, और वो उनकी अदावत जो है या उनका वो पाकिस्तान जो है उनके कुछ एलिमेंट्स को कभी कभी पकड़ के उनको हैंडओवर कर देता है अमेरिका को, तो उसको लगता है कि हमारा दोस्त है। अब दिल्ली ब्लास्ट में सिर्फ अफसोस, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम शामिल हैं और भारत पर हुए हमले में सिर्फ अफसोस है सर। उसमें मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान का लिंक भी जोड़ लीजिए ना अमेरिका के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान से जो उसको वो ये भी प्रूव करना है कि ये सब अफगान टेरिटरीज तालिबान करवा रहा है, इसलिए उसको भी जोड़ना चाहिए। अब ये कहना कि भाई जिसका तो जिक्र प्रोफेसर साहब ने भी कर दिया कि अमेरिका ने केवल अफसोस जाहिर किया, अफसोस जाहिर करना तो एक फॉर्मल एक काम होता है, फॉर्मेलिटी होती है। और भारत तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में भारत अकेला देश है जो आतंकवाद के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है, समझ गए बात। और दूसरी बात, भारत ने अभी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो पहली बार बात हुई कि पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है वो ग्लोबल टेररिज्म है, केवल ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा। और अमेरिका को भी उसका स्वाद चखा है उसने, अमेरिका ने जो किया था ओसामा बिन लादेन का और वो सारा सब उनको पता ही है कि किस तरह से हो रहा है। पेरिस में जो अटैक हुए वो दुनिया भर में अटैक को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, लेकिन उनका इंटरेस्ट अभी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें अफगानिस्तान के साथ जो इंटरेस्ट है अमेरिका का उसको भी ध्यान में रखकर वो इस तरह से रहना चाहता है कि क्या किया जाए। और फिर दूसरी तरफ अभी तो कल कहा उन्होंने कि अब मैं कुछ अच्छा करूंगा पाकिस्तान भारत के साथ। और हाँ, वैसे तो ट्रम्प ने कुछ बोला कल, क्योंकि हम लोग का ध्यान सब इन खबरों पे था। उसने बोला कि शायद हम वो टैरिफ हटा दें। ऐसा पहली बार बोला है ट्रम्प ने कि शायद हम अमेरिका के ऊपर लगे हुए टैरिफ भारत के लोग हमसे बहुत नाराज हैं, पहले बहुत प्रेम करते थे, फिर वो हमको लव करने लगे। ये भी बोला है भारतीय हमको फिर से प्रेम करने लगे और मान रहे हैं कि हम नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि अभी बहुत नाराज हैं। एक चीज और जोड़ा उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चीज और जोड़ा, कहा कि यदि हम टैरिफ नहीं कम करेंगे तो भारत बुरी दशा में चला जाएगा। वो उनको पता है कि टैरिफ होने के बावजूद भी भारत आज के दिन में बुरी दशा में नहीं है। सर टैरिफ लग गए ना, अगस्त से शुरू हो गए ना हमारे, बिल्कुल अगस्त के बाद अभी ये जो तिमाही खत्म होगी ना, इसका डेटा देख लें ट्रम्प केवल। इसका डेटा देख लें केवल, उसमें उससे उनको जो है पता चल जाएगा। 3 महीना होने जा रहा है ना। हाँ, अभी आ जाएगा ना तिमाही, वो तिमाही का डेटा अगला जो आएगा उसमें सारा इसका होगा ना, तो उसका जवाब मिल जाएगा उनको। अभी समीर जी जिस खबर की अभी जिक्र करें तो बता दूं सर, फिर अब आता हूं आपके पास। सही अच्छी खबर है ये भी, ट्रम्प साहब की आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, धीरे धीरे खुल रही हैं। अब एक यू टर्न की तैयारी करना शुरू कर दिया इन्होंने। H1B वीजा की फीस बढ़ाई थी इन्होंने, 70% H1B वीजा भारतीयों को मिलता था। इन्होंने कहा कि क्यों कोई बाहर का आदमी आके यहाँ की महंगी नौकरियां लेगा, हमारे आदमी को मिलनी चाहिए नौकरी। इतनी फीस बढ़ा दो कि कोई आदमी दे ही ना पाए। $10 लाख फीस कर दी, इंडियन करेंसी के हिसाब से 88 लाख रुपए। कितने लोग देंगे, कितनी कंपनियां देंगी एक आदमी के लिए ऐसा? अब इनका लॉजिक था कि ये सारा काम अब अमेरिकी लोग करेंगे, हमारे यहाँ नौकरियां बढ़ेंगी। अब इन्होंने एक फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में से रिपोर्टर पूछ रही है कि ये जो H1B है इससे हमारे लोगों को कितना फायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो H1B पर हमको बाहर से टैलेंट तो लाना पड़ेगा,